चलिए तो बेसिक्स वाला पार्ट सब हो गया था, डायस्पोरा वगैरह ठीक हो सब? अरे भैया जगह हुए हो ना? ठंड ज्यादा नहीं लग रही ना? थोड़ा बच के रहिएगा, इतना भी ठंड नहीं है, और नहा के आइएगा तो ठंड नहीं लगेगा ठीक है? नहीं नहाइएगा तो ठंड एकदम जो है और जाते रहेगा आपको, इसीलिए कोशिश करिएगा कि नहा के आए, ठीक है? चलिए तो अब हम लोग एंट्री ऑफ गेम चेंजर एंड यहां तक आए थे, ठीक है? एलायंस वाला तो जरा देखो इसको और समझते हैं। फिर यूरोप वाला कहानी पूरा वहां से क्लियर है? क्या सुन पा रहे हो कि यूरोप में किसका राज था? पहले चर्च का, चर्च से उसके बाद कंट्रोल धीरे धीरे सेपरेट आउट हो गया। पीस ऑफ वेस्टफेलिया साइन हुआ 1648 में। देखो याद करने के लिए कुछ कुछ तथ्य बस याद रखिएगा, काम आसान हो जाएगा। तो एक डेट याद रखना है, एक तो 1453 याद रखना है जहां पे कॉन्स्टेंटिनोपोल का गिरना मतलब कब्जा हो जाना, उसके बाद ज्योग्राफिकल डिस्कवरी के कारण भागना, उसके बाद फिर धर्म और पॉलिटिक्स का अलग होना। क्या सुन पा रहे हो? फिर राजा जब अलग होगा तो खूब ज्यादा प्रमोट करेगा इनोवेशंस को। क्या सुन रहे हो? अब इसके आगे जब बढ़ते जाओगे तो आपको मिलेगा एक और चीज जो कि सिविल वार क्रिएट हो गया। क्योंकि सिविल वार क्रिएट होने का सबसे बड़ा कारण क्या था कि भैया धर्म जो है इतना हस्तक्षेप करने लगा, लोगों को लगा कि चर्च इतना झूठ क्यों बोल रहा है, तो उसके खिलाफ ये सब हो गया। वार जो है खत्म हो रहा है 1648 में, सुनना ध्यान से। साइन हुआ पीस ऑफ वेस्टफेलिया, उसके बाद इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, कॉलोनियल रेस, ये सारा कुछ शुरू हो गया। ये सारा कुछ शुरू होने के बाद अब इसके आगे एक नया चेंज आ रहा है, वो है 1870 का जर्मनी का यूनिफिकेशन। क्या सुन पा रहे हो? जर्मनी जो है मेगा जर्मनी बन गया है, और मेगा जर्मनी में ऑटलो वन बिस्मार्क का सबसे बड़ा रोल है। तो 1870 यानी कि 1870 के आसपास ये ऑटलो वन बिस्मार्क यूनिफाइड द जर्मनी। और जर्मनी जैसे ही हुआ, मैंने बोला सबसे पहले उसने किस पे अटैक किया? फ्रांस पे। और फ्रांस पे अटैक करने के बाद फ्रांस का एक जगह है अल्जेक लॉरेन, सुन पा रहे हैं, जो कि काफी रिच रिसोर्सेज था। जर्मनी को भी रिसोर्स चाहिए था। क्या सब सुन रहे हो? तो सर उसके बाद यहां से दो चीज हुआ, फ्रांस को हराया, फ्रांस इनसिक्योर हो गया। और मैंने बोला था क्या, थुसीडाइड का सिद्धांत, कि जब जब कोई राइजिंग पावर बढ़ेगा तो जो पहले से एस्टेब्लिश पावर उसको क्या होगा? खुशी होगा या इनसिक्योरिटी होगा? इनसिक्योरिटी होगा। अब यहां से फिर आगे चलकर जर्मनी जो है एलाइज करता है दो लोगों के साथ, एक है ऑस्ट्रिया, दूसरा कौन है? हंगरी। अब जैसी जर्मनी ऑस्ट्रिया हंगरी के साथ करे, इसको काउंटर करने के लिए फ्रांस भी किसी के साथ करेगा। तो सर 1879 में तो ड्यूअल अलायंस है, लेकिन 1882 में जस्ट 3 साल बाद जर्मनी नहीं बल्कि इटली ज्वाइन कर लेता है किसको? जर्मनी को। क्यों? क्योंकि इसका इंटरेस्ट किसमें है? लीबिया में। और लीबिया के बगल में जो दो देश हैं वो दोनों देश किसके कैप्चर में है? फ्रांस के। और फ्रांस को पीटा है जर्मनी, तो सर इसीलिए उसका साथ चाहता है ताकि उसको लीबिया मिल जाए। क्या सुन पा रहे हैं? तो अब जाकर 1882 में ट्रिपल अलायंस हो गया, जो पहले क्या था? डुअल अलायंस। क्लियर है यहां तक? अब अगर उसके आगे की बात करते हैं 1893, तो सर 1893 में फ्रांस और रसिया पहले मिल गया। ध्यान से समझना, इधर देखो, फ्रांस और रसिया मिल गया, ब्रिटेन अकेले रह गया, उधर जर्मनी अपना अलायंस बना के रख लिया है। तो फिर उसके बाद आगे चलकर 1904 में आपको देखने को मिलेगा फिर मामला बदलेगा। मामला क्या बदलेगा? देखो इधर, ब्रिटेन और फ्रांस एक साथ हो जाएगा। और ब्रिटेन और फ्रांस एक साथ इसलिए हो जाएगा क्योंकि ब्रिटेन फ्रांस को बोलेगा कि तुम भी डेमोक्रेटिक हो, हम भी डेमोक्रेटिक है, लेकिन रसिया कम्युनिस्ट है। और मैंने क्या बोला था, अलायंस होने के लिए 3 शर्त, पॉलिटिकल वैल्यूज, इकोनॉमिकल और कल्चरल। तो सर ब्रिटेन और फ्रांस एक साथ हो जाएगा, बच जाएगा अब अकेला कौन? रसिया। क्या सुन पा रहे हो? तो चूंकि रसिया का पुराना मित्र कौन था पहले? फ्रांस। तो रसिया फ्रांस को बोलेगा भाई अकेले छोड़ दे लाम रखे। तो फ्रांस फिर किसको रिक्वेस्ट करेगा? ब्रिटेन को, और बोलेगा भाई उसको भी ले ले। तो ब्रिटेन बोलेगा कि हम डेमोक्रेटिक हैं, लेकिन रसिया क्या है? कम्युनिस्ट है। इसीलिए फ्रांस रसिया को फिर बोला कि एक काम करो, तुम कुछ सुधार करो ऐसा ताकि लगे कि डेमोक्रेटिक कंट्री है। तो सर 1904-05 के आसपास खूब सारा सुधार हुआ। 1905-06 में कहां पे हुआ? रसिया में। तब ब्रिटेन बोला कि ठीक है अब हम अपना सकते हैं। तो फाइनली 1907 में आते हुए दो अलायंस, दो ग्रुप अलग अलग बन चुके हैं। पहला अलायंस जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी और कौन? बोलो, इटली। और दूसरा कौन का? ब्रिटेन, फ्रांस, रसिया, ये तीनों एक साथ हो गया है। क्लियर है? तो सर 1907 तक आते आते ये सारा कांड आपके सामने आ चुका है कि दो ग्रुप, दो धड़ा पूरा वर्ल्ड में बढ़ चुका है। क्लियर है यहां तक? अब अगर हम इसके आगे की बात करते हैं तो फिर से थोड़ा ध्यान दोगे तो काम आसान हो जाएगा। तो पहला है 1879, 1882, 1893, ये तीनों चीज क्लियर है। 1879 में क्या हुआ? ड्यूअल अलायंस।
82 में क्या हुआ? ट्रिपल अलर्ट रहना, बोलते रहोगे तो याद रहेगा, नहीं तो मुंह बाकी कुछ नहीं होगा उससे। अब आ गया ना नेक्स्ट, 1893 में पहला बात है वाई फ्रांस नॉट एलाइड ब्रिटिश। तो फ्रांस ने क्यों, यहां वाई फ्रांस नॉट एलाइड ब्रिटिश बट रसिया। फ्रांस पहले किसके साथ, ये देखो ध्यान से, शुरुआत में फ्रांस किसके साथ गया? रसिया के साथ। तो शुरुआत में फ्रांस चाहता तो ब्रिटेन के पास भी जा सकता था, लेकिन फिर से बोल रहा हूं, ब्रिटेन चूंकि उस समय इंडिया में काबिज था, अरे सुन पा रहे हो, और फ्रांस भी इंडिया में काबिज था कुछ कुछ जगहों पे, ध्यान से समझना। तो ब्रिटेन का और फ्रांस का आपस में चल रहा था तिगड़मबाजी। इधर देखो, तो फ्रांस इसी बहाने सोचा कि ब्रिटेन को जब हम बॉर्डर समझौता करने के लिए बोलते हैं तो ब्रिटेन करता है नहीं, तो हम इसी बहाने किसके पास जाते हैं? रसिया के पास। जब रसिया के पास जाएंगे तो ऑटोमेटिक हम उसके साथ मिल जाएंगे, और एक जर्मनी अलग हो ही गया है, तो ये प्रेशर बनाएगा किस पे? ब्रिटेन पे, और ब्रिटेन पे प्रेशर बनाएगा तो इंडिया में समझौता हो जाएगा और बॉर्डर वॉर्डर सब ठीक ठाक हो जाएगा। वाई फ्रांस, देखो एलाइड नॉट एलाइड विद ब्रिटेन बट रसिया, बिकॉज फ्रांस एंड ब्रिटेन हैड बॉर्डर डिस्प्यूट्स इन एशिया। जैसे इंडिया एंड म्यांमार में ब्रिटिश का राज था पूरा का पूरा, ध्यान से समझना, लेकिन कंबोडिया, लाओस एंड वियतनाम में फ्रांस का राज था। क्या सुन पा रहे हो? यानी कि साउथ ईस्ट एशिया में कौन राज कर रहे थे? फ्रांस। और इंडिया और म्यांमार ए वाले एरिया में कौन राज कर रहे थे? ब्रिटेन। तो बार बार फ्रांस बेचारा बोलता रहता था कि बॉर्डर डिस्प्यूट सुलझा लो, लेकिन मानता नहीं था। क्या सुन पा रहे हो? तो फ्रांस ने क्या सोचा? फ्रांस ने सोचा, यहां ध्यान से देखना, लिखा हुआ ऑलरेडी कि भैया सो नेबर, जैसे इंडिया म्यांमार में था, फ्रांस का राज था, सो नेबर में ही थे, दोनों तो बॉर्डर डिस्प्यूट था, इसलिए फ्रांस सोचा कि अंग्रेज अपने आप को बहुत काबिल समझते हैं और ये लोग बॉर्डर विवाद ऐसा सुलझाएंगे नहीं, तो क्या करेंगे इससे बढ़िया, ये लोग रसिया के पास चले गए। अब ब्रिटिशर्स अकेले रह गए और लगभग सारी कंट्री किसी ना किसी अलायंस में थी। अब देखो, जब पूरा का पूरा धारा किसी ग्रुप से जुड़ा हो और आप अकेले हो, भले कितना भी पावरफुल हो, तो लेकिन आपको इनसिक्योरिटी होगी। क्या सुन पा रहे हो? जैसे आप 4 भाई हैं, 4 भाई में से एक भाई बीजेपी ज्वाइन कर लिया मान लो, एक भाई कांग्रेस ज्वाइन कर लिया, एक भाई कोई और बसपा ज्वाइन कर लिया, अब आके आप अकेले हो, तो सर अकेले आप बोल रहे हो कि हम निर्दलीय लड़ेंगे, तो काम आपका खराब हो जाना है। मेरी बात समझ में आ रही है? तो लॉजिक क्या है कि सर जब जब ये बड़े पावर्स, इधर देखो ना, जर्मनी हो एक साथ हो गया, अब सर ये फ्रांस जो है किसके पास चला गया? रसिया के पास। अब अकेले रह गया कौन? ब्रिटेन। तो ब्रिटेन बात समझ गया कि भैया आप दो धारा बन चुका है और ये हमको कहीं ना कहीं खतरा होगा, इसीलिए ब्रिटेन को इनसिक्योरिटी होने लगी। जैसे आप खुद सोचो ना, हॉस्टल में स्कूल में नहीं होता है कि दोस्त रहते हैं और मान लो एक आदमी को छोड़कर बाकी सब 2 ग्रुप में बट गया, कभी कभी होता है, मतलब कुछ उसने ऐसा गलती किया, पहले खूब सब उसको प्यार करते थे, मानते थे, लेकिन कुछ ऐसा गलती किया जिसके कारण उससे सब हट गए, अब वो अकेले रह गया। अब एक ग्रुप उधर घूम रहा है, मस्ती हाथ ठीठी कर रहा है, इधर हाथ ठीठी कर रहा है, और ये अकेले मुंह फुला के बैठा हुआ है, तो इसको सबसे ज्यादा इनसिक्योरिटी होगी और बुरा भी लग रहा है। सेम हाल किसका है? ब्रिटेन का। क्या सुन पा रहे हो? ब्रिटेन भी चाहता है कि अलायंस बनाए, लेकिन बनाए किसके साथ? फ्रांस को उसने ऐसे ही दुख पहुंचाया है, जर्मनी के साथ वो अभी जा नहीं सकता है इधर, तो लगभग इसलिए ब्रिटिशर्स गेट रेडी टू सॉल्व बॉर्डर डिस्प्यूट। तो सर ब्रिटिशर्स फिर सोचे, काम करते हैं, एक ही ऑप्शन है, फ्रांस हमसे चाहता है बॉर्डर का समझौता करें, हम बॉर्डर का समझौता कर लेते हैं ताकि कम से कम फ्रांस तो दोस्ती बनेगा। इसलिए होता है जब अकेले आप हो जाइएगा तो आप जो पहले दुश्मन था उससे दोस्ती करने की कोशिश करिएगा। आप अपने लाइफ में ध्यान से देखिएगा, जो कभी बहुत दुश्मन था एक समय के बाद फिर वो दोस्त बनेगा, और जो कभी बहुत तगड़ा दोस्त था वो एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद बहुत बड़ा दुश्मन बन जाएगा। तो ये चीजें जो है डिप्लोमेटिकली चलते रहता है। तो सर वापस 1904 में अब देखो कौन साथ साथ हो गया? ब्रिटेन एंड फ्रांस। अब रसिया बोल रहा है हमने का साथ साथ पीनी खैनी, हमको छोड़ के किसके साथ चले गए? ब्रिटेन के साथ। ये होता है रियल लाइफ में भी, जैसे कोई आदमी जिससे बहुत सालों तक बात नहीं हुआ है, ध्यान से समझना, बहुत सालों तक XYZ कोई भी रीजन था और आप लड़ा हुए कहते नहीं बात हो रहा है, अचानक से अब धीरे धीरे मध्यस्थता हो रहा है और आप बात करने लगे, तो जिसके साथ अभी आप रह रहे थे इन 1 सालों के गैप में, उसको इनसिक्योरिटी होने लगे कि भाई हरामखोर 1 साल बाद बात करने, और आप उसके साथ इतना बात करने लगे कि कर है अच्छा अब वो आगे तो हमरा के भोला गिला। तो ये जो प्रॉब्लम है ये सेम किसके साथ हो रहा है? अब रसिया के साथ। जो ब्रिटेन के साथ हुआ अब रसिया बोला कि भैया ये तो वही वाला मामला हुआ, और मैंने जब चाइना नीलों को पढ़ाया था तो बोला था आपको कि चाइना में भी यही कांड हुआ था कि भैया चाइना में जो कांड होने का कारण था कि अकेले जब छोड़ के साथ चला गया एक पार्टी, तो दूसरा लोग उसको वोट देकर ऐसे जिताने की कोशिश कर रहा है कि उसका समर्थन मिल जाए। खैर अब उसको रेट नहीं करेंगे। 1904 में ब्रिटेन और फ्रांस अब साथ आ गए हैं, रसिया का हो गया है अकेले।
लेकिन सर जो पुराना वाला मित्र रहता है उसके मन में तरस तो रहता है, जैसे इंसान का पहला प्यार कभी नहीं भूलता है इंसान। अब वो इंसान क्या है, वो सोचेगा कि भाई ये काम करते हैं, इसको कुछ ना कुछ करके किसी तरीके से इस अलायंस में एंट्री मारते हैं। तो सर ये रिक्वेस्ट करेगा किससे? ब्रिटेन से। ब्रिटेन से क्यों रिक्वेस्ट कर रहा है फ्रांस? बिकॉज उस समय ब्रिटेन तो ऑलरेडी पावरफुल कंट्री है ना, फ्रांस को भी हराया, सबको हराया है। तो ब्रिटेन से रिक्वेस्ट करेगा तो ब्रिटेन बोलेगा कि ठीक है, एक ही शर्त पे करेंगे। और वो क्या रीजन होगा कि बस आपको एक काम करना है कि रसिया को बोलो कि कुछ सुधार करे, क्योंकि रसिया में आंदोलन हो रहा था और आंदोलन में राजा अजीब अजीब हरकतें कर रहा था। अब इतना गरीबी का हाल था सोचो, और बोले कि रोटी खाने के लिए नहीं है, और तब राजा ये बोलता है इफ यू डोंट हैव ब्रेड ईट केक, अगर रोटी नहीं है तो केक खाओ। तो ये इस तरीके का जो था वो कम्युनिज्म था, जिसके कारण 1907 में ब्रिटेन, रसिया एंड सब तीनों एक साथ हो गए और इस ग्रुप को, इस अलायंस का नाम दे दिया गया इंटेंट। जैसे एक था फ्रेंड अलाइज, फ्रेंडली अलाइज कौन हो गया? जर्मनी वाला। और जब हम इंटेंट बोले तो ये हो गया। सुन पा रहे ध्यान से? इलेक्ट्रॉन यहीं पे, तो तीनों पार्ट को जरा देखोगे तो आपके दिमाग में आ जाएगा 1893, 1904, 1907। फाइनली अब आपके दिमाग में क्या आना चाहिए? दो ही चीज आना चाहिए सर। एक तो आप ये वाला अलायंस को दिमाग में रखेंगे, नाम बताना। जर्मनी के साथ कौन कौन? ऑस्ट्रिया, हंगरी एंड फ्रांस। इटली, ऑस्ट्रिया, हंगरी, इटली एंड जर्मनी। दूसरा हो गया कौन? नहीं, दूसरा कौन? फ्रांस, ब्रिटेन, रसिया। यहां तक क्लियर है? तो अब इस बात को थोड़ा दिमाग में रखकर इसके बाद आगे बढ़ेंगे कि सर अभी तक दो धारा बन चुका है, और याद रखो जब जब दो धारा बनेगा तब तब इतिहास में कुछ ना कुछ कांड होगा। धड़ा नहीं बढ़ना चाहिए ना, धड़ा बट गया तो मामला बेकार हो जाएगा। अब जरा यहां ध्यान देना, ये मैंने कल आपको थोड़ा बता दिया था, फिर भी आपको मैं बता देता हूं, चूंकि बाल्कन्स वो कंट्री है जो स्ट्रैटेजिकली बड़ी इंपॉर्टेंट है। मैंने बोला था दो चीजें इंपॉर्टेंट होता है, एक लोकेशन और दूसरा क्या? रिसोर्स। तो बाल्कन जो है वो रास्ता है एशिया में जाने के लिए, अगर यूरोप से निकलते हैं तो। सुन पा रहे हैं? तो बाल्कन्स इंपॉर्टेंट हो गया था। ऑस्ट्रिया, हंगरी एक साथ, बाल्कन्स का सपोर्ट चाहिए था जर्मनी को, ताकि कहां पहुंच पाए? एशिया में। बाल्कन्स पे लेकिन राज किसी और कंट्री का है, ध्यान से समझना। अब ये बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो पहला, बाल्कन कंट्री पे राज किसी और का नहीं बल्कि किसका है? रसिया का है, और रसिया का राज है यानी कि इंपीरियल कंट्रोल है। दूसरा बात, स्ट्रेटेजिकली गेटवे टू एशिया जाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कौन? बाल्कन्स। अब इधर यूरोपियंस वांटेड इंपीरियल कंट्रोल, जर्मनी, फ्रांस एंड ब्रिटेन। प्लीज ध्यान से समझना, मजा आएगा अभी। तो सर हर कोई चाहता था कि बाल्कन्स पे हमारा राज हो। अरे हर कोई चाहता है कि एक ऐसे जगह पे हमारा जमीन हो जो एकदम मेन सेंटर में हो, हाईवे में हो, इस टाइप का हर कोई का है। अब हर कोई चाह रहा है तिकड़मबाजी, लेकिन ये भी तो देखना पड़ेगा कि जहां पे आप जमीन लेना चाहते हैं वहां जमीन खाली है, या जो बेचने वाला है वो इंटरेस्टेड है कि नहीं है। और वो जमीनें नहीं बेचना चाहता है तो क्या कहां से खरीद लीजिएगा? क्या सुन पा रहे हैं? तो बाल्कन्स वाले चाहते थे कि हमको किसी का कंट्रोल नहीं चाहिए। ऑलरेडी इस पे किसका कंट्रोल था? रसिया का। उसके बावजूद भी वो नहीं चाहता था कि हम पे किसी का कंट्रोल हो। इधर यूरोपियन वाला सोच रहा है रसिया को कैसे मिल गया बे, रसिया कैसे कंट्रोल कर लिया, हम ऐसे इतना पावरफुल हैं। या देखो, यूरोपियंस वांटेड इंपीरियल कंट्रोल, एवरीवन वांटेड टू अंडरकट रसिया, की बाल्कन रसिया के पास कैसे चला गया। क्या सुन पा रहे हो? हर किसी को बुरा लगता है ना, बुरा लगता है ये आईएएस कैसे बन गया रे। अब जैसे वो बन गया अचानक से तो बुरा लगता है कि कैसे बन गया, इसको नहीं बनना चाहिए था, हम हकदार हैं, हमारा है। तो ये बुरा लगने वाला काम जो है हो जाता है। अब उसी तरीके से नीचे, while every country wanted to control over Balkans, बाल्कन्स चाहते थे कि हम पे किसी का कंट्रोल नहीं हो। और इस दुनिया में हर कोई आजाद रहना चाहता है, सारा गेम तो उसी चीज का है। तो बाल्कन्स वाले ध्यान से समझना, ये खुफिया एजेंसी बना के रखे रहते थे कि भैया देखो कि क्या है नहीं है। तो इसमें बहुत सारा सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन था, खुफिया एजेंसी, जिसमें कि ब्लैक हैंड, व्हाइट हैंड, ग्रीन हैंड, बहुत सारे सब एकदम सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन थे। समझ में आ रहे हैं? और ये लोग इस फिराक में थे कि हम पे कोई भी कब्जा नहीं करे। तो हर देश में एक टास्क फोर्स होता है जो खुफिया होता है, और वो खुफिया ही जानकारी सब कुछ जुटाता है। वो गवर्नमेंट के अंदर तो नहीं होता है, लेकिन कहीं ना कहीं गवर्नमेंट के समर्थन से चल भी रहा होता है। कुछ खुफिया एजेंसी गवर्नमेंट के समर्थन से भी नहीं चल रहा होता है। क्या सुन पा रहे हैं? तो लॉजिक क्या है कि जैसे ही हमने ये बोला कि सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशंस था, तो इधर देखो, यहां पढ़ना ध्यान से, while every country wanted control over Balkans,
बट बाल्कन्स वांटेड कंप्लीट इंडिपेंडेंस विथ नो एनी इंपीरियल कंट्रोल ऑफ एनीवन। आगे, सो बाल्कन्स डिस्प्ले एग्रेसिव नेशनलिज्म। भाई अरे आप बताओ, भारत पे आके अंग्रेज कब्जा करना चाहता है, फ्रांस कब्जा करना चाहता है, भारत चाहता है भाई हमारा राज हो, तो हम कुछ ना कुछ तो अग्रेसिव नेशनलिज्म दिखाएंगे ना, और ये दिखाया। देन वाले क्या हुआ, दैट स्टार्ट शोइंग नो इंपीरियल कंट्रोल ऑफ एनी, इसलिए बाल्कन्स स्टार्टेड मेकिंग सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशंस, जिसमें टू चेक ऑन यूरोपियन एम्बिशंस। वन ऑफ द सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन वाज ब्लैक हैंड। एक सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन था जिसका नाम क्या था, ब्लैक हैंड, एंड इट वाज ऑपरेटेड इन सर्बिया। अब एशिया जिनको पढ़ाया वो समझ में आएगा, नहीं तो अभी के लिए बस समझ लेना, सर्बिया। सो द सिचुएशन वाज टोटली इनसिक्योर फॉर एवरीवन। अब इधर देखो, माहौल कितना गड़बड़ है, एक अनार 100 बीमार, और जो अनार है वो खुद चाहता है हम बीमार ना हो। मतलब बाल्कन्स पे सब कंट्रोल करना चाहता है और बाल्कन चाहता है हम इंडिपेंडेंट रहें। तो अभी 3 धड़ा बन चुका है, एक अलग कंट्रोल करना चाहता है, एक अलग, और एक जो खुद है वो आजाद रहना चाहता है। तो 3 धरे बन चुके हैं अभी, और जब ऐसा धरा बने तो सर होके रहेगा। अब जरा ध्यान से देखना, वन ऑफ द सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन के बाद नीचे 1914 में एक नाम है आर्कड्यूक फ्रांसिस फर्डिनांड। ध्यान से समझना है, ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आर्कड्यूक फ्रांसिस फर्डिनांड जो है ये हैब्सबर्ग बोल रहे हैं, ध्यान से समझना। अभी के लिए समझना सिर्फ इतना कि हैब्सबर्ग का मैं बताऊंगा, जो ऑस्ट्रिया हंगरी वाला जो पूरा क्षेत्र है उसको हैब्सबर्ग बोलते हैं, और ये जो है पार्ट ऑफ द ऑस्ट्रियन इंपायर एक तरह से। मतलब कि ऑस्ट्रिया हंगरी वाले पूरे जो और छोटे छोटे कंट्रीज और एरिया है उन सबको हम क्या बोल रहे हैं, हैब्सबर्ग। और ध्यान से समझना, आर्कड्यूक फ्रांसिस फर्डिनांड हैब्सबर्ग के शासक बनने वाले थे, एंड बिफोर दैट ही वेंट टू सर्बिया। अब चूंकि ये शासक बनने वाले थे, उससे पहले सोचे चलो सर्बिया घूम के आते हैं, माहौल क्या है। अब सर्बिया में गए हैं और इनको पूरा सर्बिया होगा वहां, एंड वहां पे ब्लैक हैंड ने सुपारी देकर मरवा दिया उनको। ब्लैक हैंड ने क्या दिया, सुपारी, और सुपारी लेने वाला आदमी था ग्रेवले प्रिंसेप। ये भी डेंजर आदमी है, इसका इतिहास एक अलग ही चलता है। तो जैसे ही ग्रेवले प्रिंसेप ने सुपारी दिया तो ऑस्ट्रिया हंगरी गुस्सा हो गए, एंड देन ही वाज द फ्यूचर ऑफ हैब्सबर्ग, कि ऑस्ट्रिया का हिस्सा था। ध्यान से समझना। अब आप मुझे बताओ, जिस देश का शासक बनने वाला हो और उस शासक ही मर जाए तब तो काम हो गया। अगर शासक मर गया तो वहां के सारे लोग क्या है, उसके खिलाफ जरूर कुछ ना कुछ करना चाहेंगे। तो डेथ हुआ है सर्बिया में, और सर्बिया में डेथ हुआ है तो ध्यान से समझना, वो सर्बिया, ऑस्ट्रिया हंगरी ने बोला सर्बिया को कि जो मरा है उसका जांच होगा, और तुम्हारा जितना सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन है सबको बंद करना पड़ेगा, और जो जांच होगा उस जांच में हमारा टीम और तुम्हारा टीम दोनों होगा। क्या सुन पा रहे हो भाई? सोचो, वो राष्ट्रपति बनने वाला और राष्ट्रपति निकल लिया रास्ते में, तो किसी भी देश के लिए तो बड़ा डेंजर सिचुएशन है, यस और नो? तो अभी तक हम क्या समझेंगे इधर कि बाल्कन्स पे किसका कंट्रोल है, रसिया का, और सब कोई चाहता है कि बाल्कन्स मेरा हो, क्योंकि बाल्कन देखो क्या है, जियो पॉलिटिकली इंपॉर्टेंट है, लोकेशन की रिसोर्स, लोकेशन, और हर कोई चाहता है यहां पे मेरा हो। अब इसके बाद आगे जब बढ़ेंगे तो बाल्कन से स्टार्टेड मेकिंग सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशंस, और ब्लैक हैंड ने एक सुपारी दिया, और सुपारी दिया प्रिंसेप को, जिसने मार दिया आर्कड्यूक फर्डिनांड को। यहां तक क्लियर है? अब हम थोड़ा सा इसके आगे बढ़ेंगे और जीवन का नाम लेंगे। जरा देखना, आफ्टर द डेथ ऑफ फर्डिनांड, ध्यान से समझिएगा, ऑस्ट्रिया हंगरी के, याद है, ऑस्ट्रिया हंगरी किसको बोलेगा, सर्बिया को बोलेगा। सर्बिया को बोला कि सारा का सारा तुम पहले ऑर्गेनाइजेशन बंद करो हरामखोर, बाकी बात बाद में होगा। दूसरा बोला कि फर्डिनांड के डेथ का इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा और उसमें सर्बिया भी मदद करेगा, लेकिन सर्बिया कह रहा है हम नहीं करेगा, आपको करना है कर लो, मदद हम इन्वेस्टिगेशन में नहीं करेंगे। हाँ, हम जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको बंद कर देंगे सब, लेकिन हम ये जो इन्वेस्टिगेशन है ये नहीं करेंगे। अब आप मुझे बताओ, एक तो आपके शासक को भी मार दिया है, ऊपर से जवान भी लड़ा रहे हैं। अब समझ पा रहे हैं? यानी कि एक तो आपने पापा का बात नहीं माना, ऊपर से आप उनको समझा भी रहे हो। तो बिहार के पापा हैं, श्रीलेदर बाटा से पहले काम चलेगा नहीं। आप समझ पा रहे हैं? तो लॉजिक क्या है कि सर ऑस्ट्रिया पूरा का पूरा गुस्सा हो गया कि यार गजब हाल है, तुम्हारे देश में हमारे राजा को मार दिया गया और तुम इन्वेस्टिगेशन में सहायता भी नहीं करने वाले हो, तो इसका मतलब है हमको तुम पे अटैक करने के अलावा दूसरा कोई ऑप्शन नहीं बचा है। इधर देखना, सर्बिया रिफ्यूज टू ज्वाइन ऑस्ट्रिया हंगरी इन्वेस्टिगेशन, देन दे गेट, यहां बहुत ज्यादा गुस्सा हो गए, एंड ऑस्ट्रिया हंगरी अटैक सर्बिया। तो ऑस्ट्रिया हंगरी ने किस पे अटैक किया? सर्बिया पे। सुन पा रहे हो? एंड जैसे ही सर्बिया पे अटैक किया, चूंकि सर्बिया इज ए बाल्कन कंट्री, एंड बाल्कन किसके कंट्रोल में था? रसिया के कंट्रोल में। तो सर सर्बिया पे अटैक करना मतलब बाल्कन्स पे अटैक करना, और बाल्कन्स किसके कंट्रोल में था? रसिया के।
तो जब अगर ये अटैक करेगा तो बचाने कौन आएगा? रसिया। और जब बचाने रसिया आएगा तो सर अटैक रसिया किस पे कर? ऑस्ट्रिया हंगरी पे। और ऑस्ट्रिया हंगरी का कौन है अलायंस? जर्मनी। तो सर जर्मनी भी तो उधर से बचने आएगा, और जब जर्मनी बचाने आएगा तो उधर से सर रसिया किसके साथ मिला हुआ? ब्रिटेन और फ्रांस के साथ। तो फिर वो दोनों आके मारने लगेगा एंड देन वर्ल्ड वॉर 1 शुरू हो जाएगा। क्या सुन पा रहे हो? तो लॉजिक क्या है, ध्यान से समझो। रसिया केम टू हेल्प किसको? सर्बिया को, क्योंकि अटैक कौन किया? ऑस्ट्रिया हंगरी। जैसे ही रसिया मदद करने आया, बस ध्यान रखना, उसके बाद जर्मनी केम टू हेल्प ऑस्ट्रिया हंगरी। भाई आएगा, भाई संगठन बना है, लेके आप बंदे बुला के आए एकदम लाठी फट्टा हॉकी स्टिक लेके तो आएगा ही। अब लौंडे लोग नहीं बुलाते भाई, या तो यहाँ हो गया भसड़ हो गया, ऐसे तो बोल करेंगे भसड़ हो गया, वो पहुंच ही रहा उधर। अभी कुछ जन ऐसे होते हैं अभी आते हैं, पता नहीं चला कब आते हैं, तो ये सब मार के सरूर फोड़ दिया। लेकिन यहाँ पक्का वाला है। तो पक्का वाला है क्या? रसिया आया तो रसिया के साथ कौन आएगा? फ्रांस, ब्रिटेन भी आएगा। और जर्मनी आएगा तो जर्मनी के साथ ऑस्ट्रिया हंगरी, इटली भी आएगा। एंड देन फाइनली जर्मनी अटैक रसिया एंड डिक्लेयर्ड वॉर। एंड देन फाइनली ऑन ब्रिटेन एंड फ्रांस, सबके जगह पे वार शुरू हो गया। ब्रिटेन एंड फ्रांस डिक्लेयर्ड वार ऑन जर्मनी। एंड उसके बाद सो ऑल अलायंसेस आर सेट इन मोशन बिकॉज ऑफ द ऑस्ट्रिया हंगरी एंड द वर्ल्ड वॉर 1 बिगन इन 1914। तो अब जितना अलायंस जो चुपचाप बैठा था सब एक्टिव हो गया। क्यों एक्टिव हुआ? भाई मजाक थोड़ी ना है, दोस्त को मार रहा है। तो ये इसलिए याद रखना, जब ग्रुप्स बनने लगे 2-2, 3-3, तो समझना होगा भयंकर वाला, ये गारंटीड है। और ये जब जब होगा तब तो कांड बड़ा ही होगा। तो सर वर्ल्ड वॉर 1 तो शुरू हो गया। इधर देखना, नया नया बना था कौन? जर्मनी। मैंने बोला नया नया लड़का सब चाकू मारने में बड़ा तेज होता है, भूजा खिला दो चाकू मार देगा किसी को भी। तो जर्मनी सर इतना मार रहा है इसको, ब्रिटेन को, फ्रांस को, बहुत पिटाई पटक पटक के। ब्रिटेन का इधर ताकत कहां से आ गई रे? अभी का छोकरा, नया नया आदमी, और इतना पीट रहा है, इसको होश ही नहीं आ रहा है कि क्या है क्या नहीं है। ब्रिटेन और फ्रांस लिटरली पूरा का पूरा एकदम ऐसे सिचुएशन में चला गया था कि भाई ये हो क्या रहा है। हम देखो कभी कभी आप सोच के नहीं आते हो चल के कुछ क्या हो, लेकिन वो भारी पड़ जाता है सामने वाला, वो इतना मार मरने लगता है कि आप शॉक्ड हो जाते हो, अचानक से कहां से पीट रहा है, हो क्या गया है, कोई बैक सपोर्ट कर रहा है। तो सर यहाँ पे आप देखना इधर ध्यान से, ये सब का सब मामला इन्वेस्टिगेशन और डेथ ऑफ फर्डिनेंड के बाद ये सब। तो यहाँ देखो एक क्वेश्चन पूछता है कि हाई इनसिक्योरिटी होने का कारण क्या था। देखो हाई इनसिक्योरिटी बहुत सारी चीजों का कारण होता है। इनसिक्योरिटी क्यों हो जाता है? इनसिक्योरिटी इसलिए होता है कि आपका देश से आप आजाद रहना चाहते हो और 4 आदमी उस पर अटैक करना चाहता है। मतलब आपके घर में अमरूद का पेड़ है आंगन में, और उस पर 4 आदमी नजर धरा है कि बस अमरूद फड़ी तो हमारा आधा भाई हमारा। आपका क्या? आपका अमरूद बंटवारा कोई और कर रहा है, तो इनसिक्योरिटी तो सबसे ज्यादा ही होगी। तो लॉजिक है कि सर अभी तक हमने जो देखा उसमें ये देखा है कि वर्ल्ड वॉर 1 शुरू हो चुका है, लेकिन वर्ल्ड वॉर 1 का शुरुआत का पॉइंट क्या है? सबसे पहला ऑस्ट्रिया हंगरी के राजा का मरना, फर्डिनेंड का, और उसके कारण इन्वेस्टिगेशन में शामिल नहीं होना, इसके कारण ऑस्ट्रिया हंगरी का अटैक करना बाल्कन कंट्री पे। क्या सुन पा रहे हो? और बाल्कन किसके कंट्रोल में था? रसिया के। तो उधर से रसिया बचाने आएगा तो इधर से जर्मनी बचाने जाएगा। फिर जब रसिया आएगा तो रसिया के साथ ब्रिटेन फ्रांस आएंगे, और जब ब्रिटेन फ्रांस आएंगे तो जर्मनी के साथ इटली ऑस्ट्रिया हंगरी सब आएगा। क्लियर है? वर्ल्ड वॉर 1 हो चुका है शुरू। और वर्ल्ड वॉर 1914 में जैसे शुरू हुआ, शुरुआत में फर्स्ट फेज में इतना मार मारा है। यहां देखिए फर्स्ट ईयर ऑफ वर्ल्ड वॉर 1, पहला साल। सेंट्रल पावर मतलब जर्मनी की बात कर रहे हैं। सेंट्रल पावर मतलब जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी और वो इटली वाला, ठीक है। और जब इंटेंट बोले या फ्रेंड एलाइज बोले, दोनों का नाम सेम है। या इंटेंट बोले या फ्रेंड एलाइज बोले, उसका मतलब दोनों का नाम सेम है। और कौन कौन है वो? कौन कौन है? रसिया, ब्रिटेन, फ्रांस। ध्यान रखना, क्योंकि कभी कभी आपको जब नोट्स पढ़ेंगे या जब मेंस में लिखेंगे तो वहां पे आपको अलायंस की जगह पे इंटेंट लिखा हुआ आ जाएगा कि डिस्क्राइब द इंटेंट, कि कैसे वर्ल्ड वॉर 1 शुरुआत किया, या फ्रेंड एलाइज आ जाएगा या सेंट्रल पावर आ जाएगा। फिर से बोल रहा हूं, सेंट्रल पावर मतलब जर्मनी वाला अलायंस, और फ्रेंड एलाइज बोले चाहे इंटेंट बोले वो ब्रिटेन और फ्रांस वाला अलायंस है। क्लियर है? अब यहां 1914 के फर्स्ट ईयर में नया नया खून था जर्मनी का। और सर क्योंकि 1870 में यूनिफाई हुआ था, और डिजायर टू अचीव मोर, क्योंकि नया नया जो लड़का है उसको गाड़ी चलाने का मन ज्यादा करेगा और ज्यादा कुछ चाहेगा कि सब हम कुछ हो। 9th 10th का लड़का सबको सब लगता है, जो सामने वाला है इसको कुछ नहीं आता है। जैसे आप बड़े भाई हैं, आपका भाई 9th 10th में अगर अभी है तो वो आपको लुल्लू पुल्लू कुछ नहीं समझेगा। आप उसके सामने झंडू बम है, आप कुछ उसको समझेगा कि भैया तुमको नहीं आता है, तुम रहने दो, तुमसे हो नहीं पाएगा कुछ। तो यहाँ जर्मनी ने बहुत नुकसान किया, मतलब पटक पटक के पीटा। किसको? रसिया को। क्या सुन पा रहे हैं? अब
1915 में सेकेंड ईयर यानी कि 1914 में तो पीटा ही, 1915 में और पीटा। ब्रिटेन को होश ही नहीं आ रहा है। जर्मनी ने अभी जीत रहा था, इसलिए उस समय एलाइज ब्रिटिश फ्रांस अपने कॉलोनी से ज्यादा संसाधन ले रहे थे, फिर भी हार रहे थे। देखो इधर, अब 1915 में गांधी जी का एंट्री होगा इंडिया में। 1915 में किसका एंट्री होगा? गांधी जी का। ब्रिटेन अभी कैचिंग में बिजी है अंग्रेज, अरे वर्ल्ड वार में बिजी है। तो ब्रिटेन अगर वर्ल्ड वार 1 में बिजी है तो गांधी जी 1915 में आ रहे हैं, तो गांधी जी सोचो अभी होने बिजी बात तो लेने जितना काम पाए निपटा लिया जाए। और इस वजह से गांधी जी आए तो बहुत सारा आंदोलन उसी समय करके निपटा दिए मामला। और तब तक ब्रिटेन जब तक आया तब तक देखा कि जाई तक खेड़ा सत्याग्रह, चंपारण सत्याग्रह, क्या क्या कर दिया इसी में। तो लॉजिक क्या है, एक लीडर को भी ये पता होता है, मतलब आप सोचो ना, एटलीस्ट इतना तो फ्यूचरिस्टिक को होंगे ही ना। जब वर्ल्ड वार शुरू हुआ होगा तो अफ्रीका से उसी समय वापस आना मजाक थोड़ी ना है, कोई कोइंसिडेंस थोड़ी हो सकता है। कुछ ना कुछ चीजें तो दिमाग में चली रही होंगी, अन्यथा आते जाते तो पहले भी थे वो, और अब की बार ऐसा आए कि गए नहीं। तो शायद दिमाग में रखना है 1915 के सेकेंड ईयर, मतलब वर्ल्ड वार के सेकेंड ईयर में भी 1915 में कौन जीत रहा था? जर्मनी। जर्मनी पूरा डोमिनेंट था, पूरी तरीके से एकदम डोमिनेंट था, पूरा मामला ठीक चल रहा था। तभी आगे 1916 में थर्ड ईयर ऑफ वर्ल्ड वार 1 ये गेम चेंजर है, क्योंकि ब्रिटेन अभी जो है इतने देर से जो पिटाई खा रहा है, इसको समझ में आया कि एक एक आदमी है जो बचा पाएगा, जो भाई का, दादा का, सबका बदला लेगा तेरा ये फैजल। समझ में आ रहा है? तो कौन था? तो था यूएसए, क्योंकि यूएसए साइड में बैठा हुआ था और यूएसए चुपचाप अपने आप को डेवलप कर रहा था। और मैंने बोला अमेरिका आज तक किसी भी इन सब चीजों में पड़ा ही नहीं। अमेरिका पूरा 100-150 साल सिर्फ अपने आप को डेवलप करने में लगाया, कोई लड़ाई नहीं लड़ा अमेरिका, कुछ भी नहीं, नथिंग। उसको पता था कि अच्छा आप बताओ, अमेरिका जब इतना पावरफुल था, जब इसके पास जा रहा है, तो अमेरिका क्यों नहीं कोलोनाइजेशन करता था? अमेरिका का कॉलोनीज पूरे वर्ल्ड में क्यों नहीं था? अमेरिका, भाई अमेरिका पावरफुल है, अमेरिका के पास कौन जा रहा है? ब्रिटेन। और इतना पावरफुल होने के बाद अब सोच के देखो कि अमेरिका को कोई फर्क क्यों नहीं पड़ रहा है। अमेरिका है वो जानता था कि ब्रिटेन को जितना चिल्लाना है, जितना चिल्पो मचाना है मचा लो। अगर इंसान अपने आप को डेवलप करने लगेगा तो फिर एक समय के बाद वो सबसे पावरफुल हो जाएगा। सबसे बड़ा प्रॉब्लम और सबसे बड़ा सीख इतिहास का यही है कि सारे लोग वार में बिजी है, ये फलाना ढिगाना, और अमेरिका चुपचाप अपना एजुकेशन पे, अपना हेल्थ पे ध्यान देते जा रहा है, इकोनॉमी पे ध्यान दे रहा है। और आज के समय में देखो कौन पावरफुल है? अमेरिका के ब्रिटेन। क्या हुआ ब्रिटेन का? कहां से कहां था, खत्म। और अमेरिका पूरा 100-150 साल सिर्फ अपने आप पे काम किया। इसीलिए मैं बार बार बोल रहा हूं, सारा लंड फंद देवानंद सब बंद करके चुपचाप अपने पे काम करते रहिएगा। चुपचाप किताब अपने पढ़ते रहिए, कमरा बंद करिए, 1 साल 1.5 साल कमरा बंद करके सारा डिस्ट्रैक्शन हटा के चुपचाप पढ़ लीजिए। इतिहास गवाह है, अभी आपको कष्ट होगा लेकिन आपके कुछ समय बाद सिर्फ आप ठीक होंगे। जैसे साक्षी गर्ग एक आईपीएस है, अगर उनकी दोस्त बोली कि तुम्हारी लाइफ झंड है, क्योंकि ये दिन भरोसा ही पढ़ रही थी, उन्होंने खुद वो बोला भी, और वो क्या बोली, पढ़ रही थी, वो बोलती थी घूमने चलने के लिए, चलो थोड़े करके आते हैं, तो उसको सीधा बोल दिया कि झंड है। उसने कुछ नहीं जवाब दिया। 1 साल बाद रिजल्ट आया और तब उसको फोन करके बोला अब तेरी लाइफ झंड है कि मेरी लाइफ झंड है। और उसके बाद जो है दिमाग में रखना है कि 1 साल तक काम। तो अमेरिका इधर एंट्री मार के आराम से शांत बैठा हुआ है। अमेरिका के पास गया मदद मांगने, कौन गया? ब्रिटेन। जैसे अमेरिका के पास गया, इधर यूएसए अमेरिकन रिवॉल्यूशन के समय से ही देखना अपने आप को विकसित करने में लग गया था। उसको दुनियादारी से कोई मतलब नहीं था, ना उसको कॉलोनाइज करना था ना राज करना था। अमेरिका ने एक दिमाग भी लगाया, बोला कि कॉलोनाइज करेंगे, उसमें पैसा खर्च होगा, रिसोर्स भी लगेगा, फिर इतना तिगड़म बिगड़म, उससे बेहतर है कि अपने आप को करो, एक ना एक समय ऐसा आएगा कि सब पे राज अपना हो जाएगा। और ब्रिटेन फ्रांस जितना उछल कूद रहे हैं सब हमारे अंडर काम करेंगे। और आज हम बोल भी रहे हैं कि ब्रिटेन बेटा है अमेरिका का, सिंपल। आगे यूएसए ने सुपर पावर बनकर निकला बिकॉज उसने अपने आप को डेवलप में इतना इंटरेस्ट था, ना कि उसको किसी और के डेवलपमेंट में था। और यूएसए जानता था कि एक दिन ऐसा आएगा जब वो सबसे बड़ा पावरफुल हो जाएगा। आखिर आया कि नहीं आया वो दिन? आप बस अपने आप को तैयार करते रहो, बड़ा से बड़ा महारथी आपके पास आएंगे मदद लेने, चिंता मत करो। नहीं कटा हुआ। आप मुझे बताओ, इस दुनिया में जो पावरफुल होगा कभी कटा हुआ होगा? वो तो हमेशा हर जगह हाथ से छेप करेगा। नहीं, मैप छोड़ दो। जहां पे वो है अमेरिका में, जहां पे है, और यूके जहां पे है, वहां से कितना दूर उसको जाने में लगेगा? बहुत बड़ा भी एरिया नहीं है उसके कि यूके को ब्रिटेन को वहां से जाने में बहुत बड़ा टाइम लगेगा। लॉजिक क्या है? लॉजिक ये है कि जब कोई इंसान अपने आप को पावरफुल बनाएगा, तो पावरफुल बनाने के बाद आप उस समय सोचो, ब्रिटेन जब अमेरिका से इतना कम पावरफुल था फिर भी इतना कॉलोनीज बना लिया।
तो अमेरिका चाहता तो काहे नहीं कॉलोनीज बना लेता। क्योंकि एशिया के ब्रिटेन पास है, लेकिन अमेरिका दूर है। अरे नहीं नहीं नहीं, सिर्फ वो दूर नहीं है, ध्यान से रखो। अमेरिका आप जो सोच रहे हो जिस तरफ से, अगर इस ग्लोब पे सोचोगे मैप को, तो तुमको गाने में कितना टाइम लगेगा, इसको सटाओ। अब सोचो, जैसे जापान वाला पार्ट सोचते हैं, एक ही साइड से मत सोचिए। जैसे अमेरिका से जापान आने में 2 घंटा 3 घंटा लगेगा आपको, और जो आदमी यहाँ जापान आ गया तो एशिया उसका बका हुआ थोड़ी ना है। उस तरह से बिल्कुल नहीं सोचिए, वो ग्लोब पे जब सोचेंगे तो बिल्कुल नजदीक है। तो इंटरेस्टिंग बात क्या है कि सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो पावरफुल, देखो राम जी का क्यों बड़ा महान है, क्योंकि राम पावरफुल होते हुए भी शांत आदमी थे। तो उसी तरीके से अमेरिका के पास अगर पावर है, उसके बावजूद वो शांत है, तो उसकी महानता है। ब्रिटेन थोड़ा सा पावरफुल हो गया तो पूरा छिटपुटाने लगा, और अमेरिका के पास पावर होते हुए भी वो शांत है। तो ये उसकी महानता है, क्योंकि वो समझ चुका है कि हमको इस सब में पढ़ना नहीं है, क्योंकि अमेरिकन रिवॉल्यूशन के समय ही समझ गया था अब्राहम लिंकन और सारे लोग कि भाई लड़ाई बर्बाद करेगा देश को, इसलिए अभी लड़ाई से बचना है। और देखो जैसे ही आया, अमेरिका ने ना हाँ बोला ना बोला। अमेरिका ने बोला 2 चीज कि मैं तुम्हारी मदद क्यों करूं। तो ब्रिटेन एक बात बोला उसको उकसाने के लिए, बोला क्या, क्योंकि तुम भी डेमोक्रेटिक को बिलीव करते हो, हम भी डेमोक्रेटिक पे बिलीव करते हैं, और अभी हमको मार रहा है कौन, जर्मनी, और जर्मनी डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं है। वो जो है इस तरीके से काम करता है कि बस मतलब एनार्की है पूरा, कि जो चाहे वो कर देगा। अब अमेरिका को ये बात हॉन्ट किया थोड़ा सा, लेकिन सर इतिहास के अंदर बोला यह जाता है हॉन्ट उंट वाला कुछ नहीं था। अमेरिका को अभी फिर से दिखने में लग गया था कि ब्रिटेन की मदद करते हैं तो हमारा बिजनेस चलेगा। बाकी अमेरिका को घंटा कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कि क्या होगा क्या नहीं होगा। और चूंकि अमेरिका उस समय वेपन का इतना बड़ा सप्लायर बन चुका था कि उसके पास बेचने के लिए मार्केट चाहिए था, और वो मार्केट ढूंढ भी रहा था, और मार्केट को पूरा ठीक ठाक मिल नहीं रहा था। वार एक मौका दे दिया अमेरिका को, जैसी बोला मदद करिए इधर, तो यूएसए ने बोला ठीक है हम 2 तरीके से मदद करेंगे, हथियार देंगे और तुम्हारे सैनिक को खाना देंगे। तो ब्रिटेन बोला इसके अलावा और क्या चाहिए भाई, लड़ाई में सैनिक को 2 ही चीज चाहिए, फूड मिल जाए और वेपन्स मिल जाए। तो यूएसए इनडायरेक्टली मदद करने लगा, और अचानक से क्या देखा गया, 1916 के आसपास ब्रिटेन अब जर्मनी पे हावी होने लगा। तो जर्मनी का आदमी इतना बेवकूफ था नहीं, वो सोचा अचानक से तो मिर्गी नहीं आया है, इसको पीछे कोई ना कोई तो है दया। अब गड़बड़ जो है, जब दूरबीन लगा के देखा तो देखा कि अटलांटिक ओशन में अमेरिका का जहाज जो है आराम से मदद लेकर आ रहा है, खाना पानी बंदूक सब हिसाब किताब चल रहा है। तो जर्मनी वाला बोला बाद में देखेंगे ब्रिटेन को, पहले इसको मारो। समझ में आ रहा है। जैसे ही अटैक किया नाव पे, अमेरिका क्या बोल रहा है, हमारे संप्रभुता पे अटैक किया गया है। और याद रखिए क्या बोला था आपको कि when the sovereignty of any country is disturbed, उस कंट्री के पास हक है कि वो रिटेलिएट कर काउंटर अटैक करे। क्या सुन पा रहे हैं। तब अमेरिका जानबूझकर भी, कुछ लोग कहते हैं इसका हर बार नाव खराब हो जाता है, हर बार नाव पे अटैक होता है। कुछ लोग ये कहते हैं कि अमेरिका जानबूझकर उस नाव में उस तरीके से काम किया ताकि जर्मनी को उस पर नजर जाए, जर्मनी हम पे अटैक करे और हम अभी इनडायरेक्टली नहीं, बल्कि कैसे मदद करें, डायरेक्टली मदद करें। क्यों, क्योंकि उसको सप्लाई, देखो अमेरिका हमेशा याद रखना, अमेरिका कैपिटलिस्ट है, उसको जिससे प्रॉफिट होगा उसके लिए काम करेगा। अगर आपका प्रॉफिट नहीं है बस बात खत्म, उसके बाद वो सीधा छोड़ देगा आपको यूज करके। अमेरिका का अभी से नहीं, शुरुआत से पॉलिसी रहा है। ब्रिटेन था किया, ईरान के साथ मदद था किया, छोड़ दिया। तो लॉजिक क्या है ध्यान समझना, यूक्रेन की मदद क्यों कर रहा है, यूक्रेन में फायदा है, उसका सप्लाई हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। जैसे इसको उसका सप्लाई उप्लाई ये बंद करेगा, बिजनेस बंद करेगा, अमेरिका चुपचाप चला जाएगा, मरो उसके बाद। यहां ध्यान से देखना। अब जैसे ही आया, अमेरिका ने बोला हमारे को टकराया है, हम मारेंगे और हमने मरेंगे, मतलब मारेंगे मतलब क्या, बदला लेंगे, क्योंकि हमारे नाव पे अटैक किया गया। तो इधर देखो 1917 में यूएसए ने ज्वाइन कर लिया वर्ल्ड वॉर 1। तो अब जो अलायंस है वो कैसा हो गया बताना जरा। एक तरफ जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी, इटली, और दूसरी तरफ ब्रिटेन, फ्रांस, रसिया और यूएसए। ये 4 पावरफुल एक तरफ हो गए। सर अमेरिका का आना गेम चेंज हो गया, बात तो सही है। 1918 में आते आते ब्रिटेन फ्रांस ने हरा दिया जर्मनी को, और एंट्री ऑफ यूएसए एक गेम चेंजर की तरह काम किया। क्या सुन पा रहे हो। सो वर्ल्ड वॉर 1 के स्टार्ट में सबसे ज्यादा कौन पीटा था, जर्मनी ने पीटा, और यूएसए इंटरेस्टेड भी नहीं था। लेकिन ब्रिटेन गया कि पापा जी बचाइए हमको, तो पापा जी बचाए सप्लाई करके, और काम जो है आसान है। 1907 अच्छा, क्या यूएसए शुरुआत से ही इन्वॉल्व था वर्ल्ड वॉर 1 में? नो, यूएसए बीच में आया 1917 में और पूरा का पूरा गेम पलट के रख दिया। क्या सुन रहे हैं। लेकिन सर सिर्फ यही एक कारण काफी नहीं है जर्मनी के हारने में, पीछे इटलियो था।
रावण के हारने में सिर्फ रावण की कमजोरी ही नहीं होती है, विभीषण का भी रोल होता है, जो बोलता रहता है नभिया में मार, जो बता दिया कि कहां मारना है। राम जी मार रहे हैं, मारे जा रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा है। विभीषण इसमें रोल प्ले किया, कौन? वो प्ले किया इटली। इटली को बीच में फ्रांस ने बोला था कि भाई एक बात कर, तुमको क्या चाहिए रे? बोला कि हमको लीबिया चाहिए। कहा लीबिया का हम तुमको 3-3 को आइलैंड देंगे। अब इटली का दिमाग चकरा गया कि हम एगो के लिए मर रहे, 3 को देगा। बहुत लोगों का दिमाग चकराता है, तो सोचा कि भाई सही में देख। बोले एकदम 100% लिख के, बस एक बात किसी को बताना मत। इटली बोला ठीक है, मने मन रखेंगे। अब आपको कोई बोले कि हम तुमको करोड़ रुपया देंगे, किसको बताना मत, बस काम इतना है कि जाकर उसका इंफॉर्मेशन लेके आ जाना है, चुपचाप काम हो जाएगा। भले आप जो भी कहिए नहीं कहिए, बट मैक्सिमम लोग ईमान डोल जाएंगे। हाँ है ना? हम क्या है, हम सर यहाँ पे इसका भी काम जो है बदलने लगा। तो इटली को ये डील तो ठीक लगा था, इंतजार में था, और इसी बीच में इटली के गवर्नमेंट में डिस्कशन ऐसा हुआ कि हम जो है अब समर्थन नहीं करेंगे, किसका? जर्मनी का, और हम अपना पार्टी बदल के किसके पास चले गए? फ्रांस के पास। और फ्रांस के पास बन के चले गए, तो सर इटली ने दगाबाज रे काम वाला किया। सुन पा रहे हैं? इटली ने जैसे ही दगाबाज किया, तो सर जर्मनी सोचा अच्छा ठीक हुआ, वार के बाद मिलते हैं। सर वार तो हुआ, जर्मनी को धोखाबाजी भी किया गया, गेम चेंजर एंट्री ऑफ यूएसए भी बना, लेकिन वार के बाद एक बड़ा सा डील साइन हुआ, जिस डील को बोलते हैं ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स, जिसको बहुत बड़ा बोलते हैं। 1918-19 में वो डील जब साइन हुआ, ध्यान से समझना, उस डील में चूंकि इटली किसके साथ आ गया था? ब्रिटेन के साथ, फ्रांस के साथ। और जीता कौन इस वर्ल्ड वॉर 1 में? ब्रिटेन, फ्रांस। जर्मनी हार गया। अब इटली वाला टाई बेल्ट लगा के, सेंट उंट मार के, कोट उट पहन के, क्या नीला वाला बात 3 वो भाई वादा किया गया था, और वादा किया गया तो निभाना पड़ेगा। अभी पहुंचा उधर। इस बीच में इटली के अलावा एक और आदमी था जिसको चाहिए था मंचूरिया, और वो था जापान। जापान में क्या चाहिए था? मंचूरिया। इसलिए जापान भी मदद कर रहा था, किसका? यूएसए का, यानी कि फ्रांस, ब्रिटेन, सबका, कि हमको मंचूरिया दिलवा दीजिए प्रभु, जो बोलिए सो। जब लालच होता है ना, तो इंसान लालच में अजीब सा बिहेव करने लगता है, अजीब सा। बड़ा बड़ा आदमी भी कुत्ता की तरह हो जाता है जब लालची होने लगता है, तो इसलिए लालच पे कंट्रोल रखना है। तो लॉजिक क्या है, ध्यान से समझिए। जापान को भी साथ हो गया, इटली भी साथ हो गया। अब जब इतना लोग एक तरफ हो जाए, और बेचारा जर्मनी पड़ गया अकेले। जर्मनी का हार का एक सबसे बड़ा कारण यह था कि इटली धोखाबाजी किया। अगर इटली धोखाबाजी नहीं कर रहा था, क्योंकि इंफॉर्मेशन लीक कर गया ना, और वार में तो इंफॉर्मेशन ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर ये पता चल जाए कि कल हम उस पुल को तोड़ने वाले और वहां अटैक करने वाले हैं, और वो पता चल जाए, तो मामला बेकार हो जाना है, फिर आपका रिसोर्स प्लानिंग सब बर्बाद। तो दोनों लोग आए टाई बेल्ट लगा के, जापान भी, इटली भी। जैसे ही आया ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स साइन हुआ, वहां का पूरा लोग कह रहा है तू कौन रे? अब इटली का राई दादा, हम जो है इतना बेईमानी करके आए थे। और सीरियसली इटली का एक कोटेशन है जो उसमें लिखा है कि इटली इस तरीके से उस समय ट्रीट हो रहा था, क्योंकि लालच है, ऐसा लग रहा था जैसे कि उसका पूरा का पूरा सपना, सारा का सारा रिदम, इकोनॉमी सब चकनाचूर हो गया, क्योंकि सब दगाबाजी किया है। और धोखाबाजी करने वाला आदमी इतना शांति और खुश तो कभी नहीं रहेगा। आप देख के लो इतिहास में, इटली आज तक इतना पावरफुल कभी नहीं हुआ। जो इतिहास में धोखेबाजी किया है, चाहे कोई कंट्री हो, वो कभी भी आगे प्रोग्रेस नहीं किया है, वो वही का वही रह गया है। पाकिस्तान देख लो, अफगानिस्तान देख लो, ये सब के सब इतिहास में वो लोग हैं जो इधर से इधर, उधर से इधर किए हैं, जिसका खामियाजा आज तक भुगतेंगे। और छोड़ो, आप अपने लाइफ में देख लो, आप अगर उल्टा सीधा हरकत किए हो तो आप जाओगे, बर्बाद होगे। तो जैसे ही इटली वाला मामला हुआ, यहां ध्यान से समझो, शुरुआत में यहां लिखा इटली वाला ही है, क्या है? एम्बिशन इन लीबिया। लीबिया चाहिए था ना, किसको? इटली को। एंड देन 1882 में इसने ज्वाइन किया था ड्यूअल अलायंस को। 1902 में फ्रांस ने इटली को बोला था कि क्या तुम सिर्फ लीबिया के लिए जिद कर रहा है, मैं तुझे डलमेशियन आइलैंड, साउथ टिरोल आइलैंड एंड फिरूम दूंगा। फ्रांस से बोला था, और डील अच्छा लगा था किसको? इटली को। और जैसे ही अच्छा लगा तो बोला था कि तुम मत बताना, ये डील काफी है, उसके बाद फिर फाइनल डिसीजन ले लेना। आगे देखना, 1914 वर्ल्ड वॉर 1 जब बिगिन हुआ, तो इटली में डिबेट शुरू हो गया कि किसके साथ लड़ा जाए, इधर लड़ा जाए कि उधर लड़ा जाए। लेकिन इटली में सबसे पहला एक बहुत अच्छा डिस्कशन हुआ था कि क्या हमको वार में भाग लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए।
देखो, जो पूंजीवाद आदमी है, जो कैपिटलिस्ट है, जो खाली प्रॉफिट प्रॉफिट सोचता है, वो सोचा कि वार, वार मतलब हथियार, हथियार मतलब हम बनाएंगे वेपन, तो प्रॉफिट ज्यादा कि कम? ज्यादा। तो कैपिटलिस्ट सोचा हमको भाग लेना चाहिए, क्या है कि वार हमारा प्रॉफिट देगा। सुन पा रहे हैं? और कम्युनिस्ट जो ग्रुप उसमें था, उसने बोला कि नहीं लेना चाहिए, क्योंकि हमारे पास अभी इतना औकात नहीं है कि हम उसमें भाग ले सके, हमारा खतरा होगा और हमारा नुकसान होगा, जो हम बैकफुट पे चले जाएंगे। लेकिन सर अल्टीमेटली प्रॉफिट ज्यादा हाई किया, और सर लगा कि तो 3 गो का, कौन कौन? डलमेशियन आइलैंड चाहिए था, साउथ टीरो आइलैंड, फिरोम आइलैंड, ये 3 को आइलैंड मिलने वाला था। तो मजाक तो थोड़ी ना है। अब आपको बोल दिया जाए कि बस इलेक्शन में खाली तू बैठ जा, तो लगे 4 करोड़ रुपया दे, और अधिकतर करोड़ अब ये बढ़ जाता है, हम धरती से ना उठाऊं। अब लॉजिक क्या है कि यहाँ पे बैठने के लिए नहीं सर, यहाँ पे पार्टी चेंज करने की बात थी। अब सोचो ना, ये तो इतिहास में चल रहा है, तो इतिहास है, गवाह है। अगर अभी पार्टी चेंज करने की बात की जाए कि तुम बीजेपी से आ जाओ कांग्रेस में और तुमको हम इतना रुपया देंगे, 2 मिनट नहीं लगेगा, खटाक से कुर्ता उर्ता झाड़ के फिर आ जाएंगे, फिर पलटू राम बन जाएंगे। समझ पा रहे हैं? तो लॉजिक क्या है कि ओवरऑल प्रॉफिट जो कैपिटलिस्ट था, उसने बोला कि भाग लेना चाहिए। फाइनली 1914 में डिस्प्यूट के बाद ये इटली इन केस ऑफ डिफेक्शन, तो इटली बोला कि ठीक है, अब हम लोग वार में लड़ेंगे, लेकिन जर्मनी की तरफ से नहीं लड़ेंगे। किसकी तरफ से लड़ेंगे? किसकी तरफ से? फ्रांस की तरफ से, क्योंकि फ्रांस ने हमको बोला है कि कई गो आइलैंड देगा? 3 गो। मजाक थोड़ी ना है। जापान देखो, इसको क्या चाहिए? मंचूरिया। जापान को क्या चाहिए? अब मंचूरिया जो टेरिटरी है वो चाइना का था, और क्योंकि वो देने जो है संसाधन से भरपूर था वो एरिया, लेकिन चाइना के आसपास ब्रिटिशर्स का राज था। चाइना के आसपास किसका राज था? ब्रिटिशर्स का। तो ब्रिटिशर्स का राज था, तो सर सोचा चाइना, सॉरी ये सोचा जो आपका जापान, कि भैया एक काम करते हैं, ब्रिटेन जो है अगर इसके मतलब वहां पे एरिया के आसपास रह रहा है, तो हम उसका सपोर्ट करते हैं, उसके बदले हमको कुछ मिल जाएगा, बात खत्म हो जाएगा। क्यों काम झंझट लेंगे अलग अलग जगहों पे? तो सर इसलिए उसने यहाँ जापान, ब्रिटेन एंड फ्रांस जो है एक साथ हो तो गया था। हालांकि जापान का वर्ल्ड वॉर 1 में कोई रोल नहीं रहा बहुत बड़ा। वो बोला कि तुम आना, हम इधर जो है इधर से पूरा पूरा नाव घेर के रखे हैं पैसिफिक ओशन में। ध्यान से समझना कि सर एकदम जो है टेंशन फ्री रहेगा। उन्हें गए भी नहीं किया जर्मनी। तो लॉजिक फिर भी ये है कि जापान अपना समर्थन जानबूझ के दिया। जैसे कुछ लोग नहीं होते हैं, समर्थन जानबूझ के देते हैं, आप क्रेडिट जानबूझ के कुछ लेना चाहते हैं ताकि उसके बदले कुछ मिल जाए। जानबूझ के ऐसे होता है चापलूसी करके कि कुछ तो मिल जाए। तो इस तरीके का काम जापान ने शुरुआत किया ब्रिटिश के साथ। लेकिन सर ना ब्रिटिशर्स ने जापान को कुछ दिया और ना इटली को कुछ दिया। क्लियर है यहां तक? तो ना इटली को मिला, ना किसको मिला? जापान को। अब आप मुझे बताओ, वर्ल्ड वॉर 1 में जो आदमी अपना सब कुछ इज्जत खो दिया हो कि भैया धोखेबाजी भी कर दिए तुम्हारे लिए घर से लड़ गए, घर से लड़ के हम आए हैं तुमसे शादी कर लिए, और वही आदमी फिर धोखेबाजी कर दे, तो मामला तो सर बेचारा बहुत क्या है, मरना ही है, दूसरा फिर क्या जिंदा है। अब घर वाले से लड़ के आएगा उसके लिए, और वो किसी और के हो लिए, और आप कहीं और चल लिए। समझ पा रहे हैं? तो लॉजिक है कि आप परेशान हो गए, तो आपने सर क्या किया? आप मुझे बताओ। इधर एलाइज जीत गया, डिसाइडेड टू टीच लेसन। तो सर आप मुझे बताओ, जैसे आप किसी से लड़ रहे हो और आपके दिमाग में है कि ये कमजोर है पहले से, लेकिन आप लड़ रहे हो तो बहुत तगड़ा लड़ा हो, जो आपको उम्मीद से बेहतर लड़ लिया हो। अब आप पावरफुल थे पहले से, क्योंकि आप एस्टेब्लिश्ड पावर हो, और जर्मनी क्या है? राइजिंग पावर। और राइजिंग पावर ने एस्टेब्लिश्ड पावर को धो धो के पीटा, तो इसको बुरा लगेगा कि अच्छा लगेगा? सर ये सोच रहे हैं बस एक बार मिल जाए पकड़ के, उसके बाद जो पीट पाट करेंगे उसके बाद। अब चूंकि ये जीत चुका है तो सीधा सोचा अब बताएंगे कि हरामखोर औकात में रह। समझ में आ रहा है? औकात में रहना है तुमको। तो जर्मनी को ये ट्रीटी इस तरीके से किया गया जिसमें जर्मनी को बर्बाद ही कर दिया गया पूरी तरीके से। तो ट्रीटी ऑफ वर्सलिस हुआ फ्रांस के अंदर, और ट्रीटी ऑफ वर्सलिस जो फ्रांस में हुआ उसमें 2-3 चीजें बोली गई। क्या बोली गई? सबसे पहला बोला गया कि जर्मनी का कोई अधिकार नहीं होगा उसके संसाधन पे। अब आप सोच के देखो, जर्मनी का एरिया का अमरूद का पेड़, और उस पर उसका हक ही नहीं होगा। दूसरा पॉइंट, जर्मनी का कोई अधिकार नहीं होगा उसके कॉलोनी पे, उसके कंपनी कॉलोनी सब ब्रिटेन और फ्रांस, मैंने कि जर्मनी का जहां जहां राज है उन सभी जगहों पे ब्रिटेन और फ्रांस का राज हो जाएगा। आपस में बांट लिया सभी, तेरा ही मेरा। नीचे लिमिटेड मिलिट्री, मात्र आपको मिलिट्री बस इतना रखना है कि बॉर्डर पर आकर खाली माछी मारे, बंदूक बंदूक कुछ नहीं रहेगा। आगे नेक्स्ट आप मुझे बताओ, जर्मनी को यह भी बोला गया कि जितना भी वार का खर्चा हुआ है सब, उस सारा का सारा हिसाब किताब देना पड़ेगा। और वो खर्चा इतना ज्यादा था कि जर्मनी आने वाले शायद 50, 100, 200 सालों में भी पूरा नहीं कर पाता। अब आप मुझे बताओ
जब इस तरीके से आप करोगे तो किसी इंसान के पास जब कुछ नहीं बचेगा तो सबसे खतरनाक तो ही होगा। अरे है ना, जब उससे आप सब कुछ ले लोगे, जब कुछ बचेगा नहीं तो जब बचना नहीं खत्म, मार गोली, बात खत्म। तो आपका ट्रीटी ऐसा था, और ऊपर से आपने इटली को भी क्या किया, नाराज कर दिया, जापान को भी क्या किया, नाराज। अब आप मुझे बताओ, इसके बाद जो वर्ल्ड वॉर 2 होगा उसमें आपको नहीं लगता है कि इटली जापान साथ होगा, यस और नो? अरे है ना, और जर्मनी। तो वर्ल्ड वॉर 2 में इटली, जापान और जर्मनी एक तरफ से लड़ेंगे और फिर बगल में वो होगा, और तभी हिटलर का राइज होगा जो वर्ल्ड वॉर 2 में आपको दिखेगा। और हिटलर तब कहता है, इतना फियर्स भाषण देता है, हमारा रिसोर्स है, हमारा सब कुछ है, तो हमारा हक क्यों नहीं होगा, और इतना भयंकर भाषण देता है कि फिर से जर्मनी में एक अलग किस्म का लहर दौड़ जाता है, और हिटलर एक अलग किस्म का आदमी है। तो आप जरा देख के देखो कि हमने जानबूझकर ट्रीटी इन लोगों ने ऐसा किया जिसके कारण वर्ल्ड वॉर 2 होना तय था। अगर थोड़ा समझदारी से किया जाता तो आराम से वर्ल्ड वॉर 2 को रोका जा सकता था, लेकिन ट्रीटी इतना बेकार था कि ये हुआ। और इसलिए हमने इतिहास, मैंने बोला, इंडिया पाकिस्तान में जब भी लड़ाई हुआ, इंडिया ने एक ही बार सब कुछ नहीं लिया। इंडिया जानता था कि पाकिस्तानियों के पास इसे कुछ है नहीं, हम एक ही बार कश्मीरों ले लेंगे, सब ले लेंगे, बौरा जाएगा, और बौरा जाएगा तो और खतरनाक हो जाएगा, क्योंकि उसके पास कुछ नहीं है, तो उसका हाल किसकी तरह हो जाएगा, जर्मनी की तरह। तो इसीलिए सोचा क्या, पहले आराम आराम से लेते हैं। तो पहले एक बार सोचा ये वाला, फिर ये वाला, फिर 370 हटाया, अब बोल रहा पाकिस्तानों आमरे में मिलेगा। तो लॉजिक क्या है, 1 बाय 1 चीजों को करोगे तो धीरे धीरे चीजें होंगी। अगर किसी से सब कुछ छीन लोगे, अगर आपके घर में आपके सारे परिवार को मार दिया गया तो आपके पास कुछ बचा ही नहीं। अब वो सबसे खतरनाक इंसान है वो। अब उसके पास जब जीवन का जीने के लिए कुछ है ही नहीं, वो सर मार मार के हर किसी का हालत खराब कर देगा, कि उसको कोई डर नहीं है, कोई गम नहीं है, अब उसके पास बचा ही क्या है। इसलिए जब इंसान के पास कुछ नहीं बचे तो फिर सबसे खतरनाक हो जाता है। क्या सुन पा रहे हैं? तो सबसे खतरनाक कौन हो गया, जर्मनी। और सर उधर बेइज्जती का बोझ सह के इटली का हालत खराब था। अब जरा ध्यान से देखो, जरा कितना दिन तक सहेगा। 1919 में वर्ल्ड वॉर 1 खत्म हुआ, 1819 के अंत में। और सर वर्ल्ड वॉर 2 कब शुरू हो गया, 1939 में फिर से बिगुल बज गया। और ये बिगुल ऐसा बजा, ये बिगुल क्या एक दिन में बज गया कि पहले का भड़ास था? चिंगारी धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते तब जाकर कन्वर्ट होता है, और लगभग 15-20 सालों के बाद फिर वर्ल्ड वॉर 2 शुरू हो गया, जो कि स्वाभाविक था, पहले से वो होना तय था। सुन पा रहे हैं? तो वर्ल्ड वॉर 2 में जब जाएंगे, तो वर्ल्ड वॉर 2 में आएंगे तो ध्यान से देखिए, एक तरफ आपको खुद ही पता चल जाएगा कि कौन रहेगा कौन नहीं रहेगा। तो जिसको बेसिक्स पता है वो आराम से आइडिया लगा लेगा कि वर्ल्ड वॉर 1 के कारण ही वर्ल्ड वॉर 2 हुआ। अगर ट्रीटी को थोड़ा समझदारी से किया जाता तो काम हो जाता। हालांकि आगे चलकर ट्रीटी में चेंजेस लाया जाएगा अमेरिका के द्वारा। अमेरिका बोलेगा कि एकदम से इतना आदमी को बैकफुट मत भेजिए, तभी किसी से लड़ाई हुआ है देखो उसको मार थोड़ी न दीजिएगा, होशियारी से करिए। तो अमेरिका ने कुछ रिडक्शन करवाया था, लेकिन तब तक जर्मनी में इतना ज्यादा भयंकर चीज हो चुका था, इतना आग लगा दिया था हिटलर ने कि रुकने वाला ऐसा भी था नहीं। सुन पा रहे हैं? हिटलर को कोई कितना भी चिट्ठी लिख रहा था कि नहीं 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 कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा, हो जाएगा। हिटलर कह रहा था हाँ ठीक हो जाएगा, गया उन्हें 400 लोगों को मार के काट के आ गया। तो लॉजिक क्या है कि सर इतने सालों का बोझ इतना आसानी से तो खत्म नहीं होगा। तो जरा देखना इधर, इटली में आफ्टर डिनाइड बाय फ्रांस एंड ब्रिटिश। अब सब सोच के देखो, कम्युनिस्ट नहीं बोलेगा वहां पे बार बार कि हम कहले रहनी कि ना लड़ो, और कैपिटलिस्ट क्या बोल रहा है, ये आपस में शोर कर रहा है कि हमने ये गलती कर दिया, वो गलती कर दिया। अब देखो जो हो गया सो हो गया, अब फाइनल सॉल्यूशन की डिस्कशन नहीं कर रहे हैं। तो जब आपका जो गलती हो चुका है देश में, अब आगे का सोचिए, उसके बजाय आप ये सोच रहे हैं कि किसकी गलती थी, तो सर सिचुएशन तो बेकार है। जैसे पाकिस्तान है, हार जाता है मैच, तो फिर उसके बाद कभी कप्तान चेंज हो जाएगा, कभी उसका कोच बाहर हो जाएगा, कभी कुछ हो जाएगा, वो लोग आपस में ही लड़ते पीटते रह जाते हैं। अरे ये नहीं कि जो हो गया आगे चलो, आगे का देखते हैं, नेक्स्ट वर्ल्ड कप देखते हैं, नेक्स्ट सीरीज देखते हैं, वो काम होगा ही नहीं। और जब तक वो होगा नहीं तब तक देश विकसित नहीं करेगा। तो सर ये लोग आपस में लड़ रहे थे, कैपिटलिस्ट और कम्युनिस्ट वाले को आदमी आया, और वो आदमी बोला ना तेरा ना मेरा, और वो है फासिज्म, जो मुसोलिनी का नाम है, जिसने आते आते इतना भयंकर विरोध किया। जिस तरीके से हिटलर जर्मनी में इधर था, उस तरह से मुसोलिनी ने उधर इटली में काम करना शुरू किया, और बोला कि कैपिटलिस्ट और कम्युनिस्ट दोनों आदमी पूरा का पूरा होगा विरोध, और बेइज्जती का बदला लिया जाएगा। और दोनों तरफ आपको पूरे वर्ल्ड में एक समय में ऐसे लोग दिखेंगे जो कम काटू काटू आदमी। एक तरफ कौन है, हिटलर, दूसरी तरफ मुसोलिनी। जर्मनी का हाल ऐसा है, ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स हो गया, जर्मनी को कोलैप्स, उसका इकोनॉमी, हिटलर ने यहां राइज हुआ, और हिटलर की भड़काऊ स्पीच
एंड सबसे पहला क्वेश्चन बहुत सारा आएगा, हिटलर ऑल्सो सेड कि जर्मनी इज फॉर जर्मन्स एंड जर्मनी इज फॉर आर्यंस, नॉट फॉर आर्यन। ध्यान से समझना क्यों बोला है, क्योंकि सर जर्मनी के अंदर ना बहुत सारे ज्यूज लोग थे, ध्यान से समझना। और मैंने बोला कि वर्ल्ड में ज्यूज लोग जहां भी है ना बड़े पावरफुल होते हैं इकोनॉमिकली, बिहारी टाइप नहीं कि जहां बोले बिहार पूरे वर्ल्ड में है तो पता चलता पहले क्या हो मजदूर, तो लेबर क्लास का तमगा लगा हुआ है, वो लगा है। ज्यूज लोग इकोनॉमिकली पावरफुल होते हैं, ध्यान से समझना। तो हिटलर बोला ज्यूज लोग को कि भाई सुन, जितना जो प्रॉपर्टी या पैसा रखे हो कुछ दो ताकि काम जो है बराबर और इकोनॉमी देश का ठीक हो। ज्यूज वाला सब मना कर दिया, तो कह रहे काटो सबको, छोड़ना नहीं है एकदम, आसान में है। तो इसलिए क्या स्टेटमेंट दिया, जर्मनी इज फॉर जर्मन्स, एंड यहां पे जर्मन्स जो है क्या थे, वारेंस थे। इन्होंने सिंपल बोला कि भैया जर्मनी सिर्फ उसी के लिए है। इसका मतलब इसे क्यों बोला होगा, क्योंकि ज्यूज लोगों ने मना कर दिया देने से, तो बोला कि अब जब देने से मना कर दिया तो सर इसने भड़काऊ इतना भाषण दिया कि जर्मनी जर्मन्स के लिए है। अब ज्यूज जो है भागते फिर रहे हैं, सब लोग रांदा लेके घूम रहा है, सच में कतार लेके जहां मिले एकदम रद्द दे रहा है। अब ये आगे चल गई, इसी के कारण महात्मा गांधी ने भी जो है चिट्ठी लिखा था कि बेटा थोड़ा सा समझ बूझ के काम किया करो। लेकिन हिटलर क्या ही करता, बिकॉज हिटलर जानता था कि ज्यूज आर इकोनॉमिकली वेरी स्ट्रांग एंड देन इसका पैसा इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया जाए। बट फ्रांस को भी उकसा रहा था हिटलर, सो हिटलर सेड दैट जर्मनी इज फॉर जर्मन्स, और ज्यूज लोग को खतरनाक पिटाई हुआ उसके बाद। और हिटलर जब तक था तब तक मामला बेचैन था। 1932 में हिटलर ने एक अजीब टाइप के इलेक्शंस में भयंकर मेजोरिटी से जीता, वन साइडेड इलेक्शन में जीत गया। मतलब अगर दो लोग खड़े हैं तो दो लोग में से सर एक लोग को मात्र मान लो एक मिला, वो भी गलती से किसी ने दाब दिया होगा, समझ में आ रहे हैं। और एक तरफ हिटलर का भयानक, और हिटलर ने इस तरह से माहौल बना दिया था, अभी जाकर देखना भी, हिटलर का बहुत सारा वीडियो यूट्यूब पे अवेलेबल भी है जो पुराने हैं, कुछ क्रिएटेड है कुछ रियल है। तो हिटलर की पूजा जो होने लगी, हिटलर का कभी टाइगर के साथ फोटो आ रहा है, कभी बाघ की छाल के साथ, कभी शेर के साथ। कहा भी जाता है कि हिटलर सर अकेले लड़ गया था, बहुत सारा चीज। देखो जब एक बार आपके दिमाग में ख्याली पुलाव बन जाता है किसी आदमी के खिलाफ तो फिर बातें बहुत लंबी चौड़ी होने लगती हैं। हिटलर का भी पूजा होने लगा, और 1934 तक हिटलर ने सभी अपोजिशन पार्टी को दो चॉइस दिया, या तो पार्टी ज्वाइन करो या भगवान को ज्वाइन करो। समझ में आ रहा, इधर ज्वाइन पार्टी और इधर ज्वाइन गॉड, मामला खत्म। अब आप मुझे बताइए क्या ज्वाइन करेंगे वो लोग, पार्टी ज्वाइन करेंगे। तो ओवरऑल पूरा जर्मनी में दबदबा किसका हो गया, हिटलर का। और सर हिटलर का इतिहास भी एक अलग किस्म का इतिहास है। वो सर मैंने बोला कि भले जो भी चीज था लेकिन डिसिप्लिन में नंबर 1। पूरे लाइफ 3 बजे उठाए वो, पूरी लाइफ 3 बजे, सुबह 3 बजे, और उठ कर वो सारा जो है काम किया है। अब यहाँ तो 2 दिन में 3 दिन में 4 दिन में लोग जाते हैं, खा के फैल जाते हैं, उसके बाद फिर पढ़ा नहीं जाता है। वो सर पूरा जीवन भर 3 बजे सुबह उठा है। तो डिसिप्लिन इतना बड़ा है कि मामला ही अलग लेवल का कांड है। और वो जहां से आया है उसका कोई इतिहास जो हिटलर का, वो अजीब टाइप का इतिहास है, बहुत भयंकर इतिहास है। इतना लो लेवल से वो ऊपर उठ के आया है कि सर उसको कोई बता नहीं सकता कि क्या है। तो लॉजिक ये है कि डिसिप्लिन से बहुत चीजें की जा सकती है। भाई हिटलर मत बनिए, लेकिन एटलीस्ट डिसिप्लिन से आप हर कुछ हासिल कर सकते हो जो आपकी इच्छा है। तो ओवरऑल क्या देखने को मिल रहा है, जर्मनी जो है बर्बाद करके रख दिया है। फिर उसके अब इधर पोस्ट वार सेटलमेंट क्रिएटेड जो है, बहुत सारा वर्ल्ड वार 2 के लिए ऐसा कंडीशन क्रिएट कर दिया जिसमें कि डिनायल ऑफ टेरिटोरियल गेन, इटली एंड जापान और इटली और जापान ह्यूमिलिएटेड फील कर ही रहे थे, क्योंकि ट्रीटी ऑफ वर्साइज में कुछ पूछा नहीं गया था। इन लोगों को लेकर आया गया, और लेकर आने का मतलब था कि वर्ल्ड वार 2 का बिगुल शुरू हो जाएगा। क्या सुन पा रहे हो? तो अभी तक फिर से बोल रहा हूं, बताना जरा, इंटेंट अलायंस में कौन कौन थे, सब बताओ जल्दी फटाफट। इंटेंट में फ्रांस, ब्रिटेन और रसिया। फिर बाद में 1917 में कौन जुड़ गया, यूएसए डायरेक्टली जुड़ गया वार में। उसके बाद अगर बात करते हैं सेंट्रल पावर में, तो कौन कौन था, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी, इटली। हरामखोर इटली है जो फिर बाद में अपना पक्ष चेंज कर लेगा। अब आपको कहानी समझ में आ जाएगा। और सर वर्ल्ड वार 2 यहां देखो तो कौन कौन हो गया, दो तरफ। एक तरफ देखो, एक तरफ हो गए कौन, ब्रिटेन, फ्रांस, रसिया, यूएसए, वही लोग हैं जो वर्ल्ड वार 1 में थे। लेकिन आपके पास दगाबाज रहे जो हुआ है, जो बेइज्जती हुई है इटली की, वो 7 हो गया। जापान की भी बेइज्जती है 7, और जर्मनी को तो लगभग खत्म ही कर दिया गया। तो ये 2 ग्रुप्स आपस में क्रिएट हो गए। क्या बुझा रहा है? तो सर क्या हम ये कह सकते हैं कि वर्ल्ड वार 1 हैज क्रिएटेड दैट टाइप ऑफ सिचुएशन, जो कि एक क्लियर था कि वर्ल्ड वार 2 होगा ही होगा? अरे हाँ है ना। और इसमें सबसे बड़ा जिम्मेदार कौन था, ट्रीटी ऑफ वर्साइज, जो फ्रांस के अंदर हुआ। थोड़ा समझदारी से किया रहता तो वर्ल्ड वार 2 नहीं होता। लेकिन उसके बाद मुझे लगता है
सोच के देखो, उसको 20 साल तक भी समझदारी नहीं आया। जैसे आपने किसी को पीटा, तो पीटने के बाद आपको खुद अफसोस होता है कि ना मारे के चाहत रखो, कमजोर आदमी था, आपने गुस्से में आकर मार दिया। और देखना, इंसान को ना कमजोर लोगों पे बड़ा गुस्सा आता है। जो इंसान होता है वो कमजोर लोगों पे बहुत गुस्सा आएगा उसको। जो थोड़ा टाइट लोग होगा ना, गुस्सा करके दिखाओ, उसको पता है इतना मार मारेगा भोंक भोंक के कि आपका हालत खराब हो जाए। जैसे इंडिया का देखो, पाकिस्तान को खूब बोलता रहेगा, तेरी ऐसी की तैसी, ये बंद कर देंगे, वो बंद कर देंगे। दम है तो चाइना को बोलो, चाइना के सामने जैसे आता तो झुलवा झुलाने लगते हैं आप उसको बुलाकर। तो लॉजिक क्या है कि इंसान का एक फितरत है कि कमजोर जो है उसको इतना ना और दबाओ कि कुछ बोल ही नहीं पाए। और जब स्ट्रांग हो जाए तो वहां आप फॉर्मेलिटीज और आइडियलिज्म की बात करने लगते हैं, सिद्धांत का। नहीं नहीं, हम तो अहिंसा के फॉलोअर हैं। अहिंसा के काहे नहीं होंगे, काहे कि पता उधर से ऐसा हिंसा करेगा कि मुंह में, आंख में, सब में खून बहने लगेगा। तो लॉजिक क्या है कि कमजोर आदमी कौन था इसमें? सबसे पहला ध्यान से समझना कि सर जर्मनी हारा हुआ था तो कमजोरी तो था, वो एक्सेप्ट कर चुका था, भाई अब हार चुके हैं। और हारे हुए आदमी के पास कोई शर्त रखने का थोड़ी ना कुछ होगा। हार गए तो आपको झेलना पड़ेगा, आपको जो कंडीशन है। तो हारा हुआ आदमी क्या ही शर्त रखेगा कि नहीं आप ये हटा दो जी, वो हटा दो। अरे आपसे पूछ कौन रहा है? ट्रीटी हो रहा है, ट्रीटी, और हरामखोर बर्बाद किए हो हमको। तो जर्मनी को राइजिंग पावर था, जर्मनी की एस्टेब्लिश पावर था, राइजिंग पावर। और एस्टेब्लिश पावर को खुन्नस आएगा, और खुन्नस आएगा तो हिसाब किताब बराबर करेगा। जिस तरीके से एक पहले से पावरफुल आदमी है, कमजोर आदमी को देखकर उसको मन करता है इसको कचाई दो, ये बेकारी जीवन में जी रहा है। समझ में आ रहा है? कभी कभी आप रोड पे चलेंगे तो आपको देख के लगेगा जो कमजोर है, जैसे गलती कभी का मन करे उसको लगे चढ़ाइए के चल चल छोड़े साइड हटा। समझ में आ रहा है? दिमाग में कभी कभी आएगा। और सर हिट एंड ट्रायल केस और जोली रेल भी उसी पे चल रहा है। बताइए, सलमान गंज जैसा आदमी मार दिया सीधा सो के, सोचो 5-6 आदमी को ऐसे चढ़ा के मुआ दिया, उसका कोई हिसाब किताब नहीं है। जज सब और जितना सारा कोर्ट है, अब कोर्ट का पहलू अब चेंज हो रहा है, तो अब मैं स्टेटमेंट में थोड़ा सा बचूंगा। लेकिन जितना भी कोर्ट था वो क्या करता था, जैसे दीपावली, दशहरा या फेस्टिवल का समय आता था तो सलमान खान का केस खुल लेगा, फिर कुछ पैसा कमा लेगा, फिर केस क्लोज। ये नियम था। हर दीपावली, दशहरा, फेस्टिवल के समय पैसा चाहिए, और पैसा चाहिए उस समय आराम से केस खोल देगा, पैसा मिल जाएगा, फिर केस क्लोज हो जाएगा। आप जाकर सर्च करके देख लीजिए उसका डेट, कब कब वो ट्रायल हुआ है, कब कब वो गया है जेल में, कब कब वो बाहर आया है, जाकर देख लीजिए और डेट मिलाइएगा तो हमेशा लगेगा कभी दशहरा, कभी मकर संक्रांति, कभी दीपावली, कभी छठ। समझ में आ रहा है? तो सर कमजोर आदमी का कोई वैल्यू नहीं है, मर गया मर गया। तो सर ध्यान से देखिएगा, तो एलाइज अगेन 1945 में फिर से जीत जाएगा। यानी कि इधर अब की बार तीनों लोग ना पूरा आए हैं बढ़िया से, कि अब की बार एकदम पीट पाट के वर्ल्ड वॉर 2 में बराबर कर देंगे। लेकिन मामला ये खराब हो गया कि हरामखोर यूएसए जो है वो बम गिरा दिया जापान पे, और ये पहली बार ऐसा हुआ कि एटॉमिक बम गिरा दिया गया। तब रसिया बोला अरे तू कब बम बने ले रे, क्योंकि हम लोग जब साथ थे तो हमको तो बताया नहीं तुम। और यहां तो बोला जा रहा था कि दोनों सब 4 पैग लगा के सब टिका रहे थे, हम दोस्त हैं चारों। लेकिन अंदर ही अंदर यूएसए क्या है, न्यूक्लियर बम बना चुका था, लेकिन किसी को भी भनक तक नहीं था। वार इसलिए नहीं रुका क्योंकि इसने बम मार दिया, वार इसलिए रुका क्योंकि ये सब शौक हो गया तीनों कि हमको नहीं बताया, हम नहीं लड़ेंगे। अब इधर से कोई चेंजेस नहीं हुआ। जापान सरेंडर इसलिए किया क्योंकि जापान के पास अब ऑप्शन ही नहीं कुछ बचा। लेकिन लड़ाई रुकने का कारण यह था क्योंकि इन तीनों को सबसे ज्यादा शौक हुआ, और इन तीनों में सबसे ज्यादा शौक रसिया को हुआ, क्योंकि रसिया भी एक ऐसा पावर था जो इंडिविजुअली अलग लेवल पे चल रहा था, जिस तरह से अमेरिका पैरेलली पावरफुल था। बाकी ये दोनों तो उसके बेटे ही थे। समझ पा रहे? ब्रिटेन तो मदद ही मांगने गया था, फ्रांस को भी ये दे दिया, लेके आराम से कर रहे हैं। लेकिन ये आदमी है जो अभी थोड़ा सा है जो पावरफुल है। जैसे अगर मान के चलो नागार्जुन हीरो है एक फिल्म में, उसी फिल्म में एक और दूसरा हीरो मान लो रजनीकांत है, तो 2 पावरफुल हीरो है, दोनों मिलकर अगर काम करेगा तो सर ठीक ठाक लेवल पे काम करेगा। दोनों का अपना वजूद है, दोनों का अपना पावर है। अब उसमें बीच में कोई चुटपुटिया हीरो रहेगा तो ये नो होता रहेगा, लेकिन वो करेगा तो अपने डोमेन में काम करेगा, एक और हीरो तो अपने डोमेन में, भले साथ रहेगा लेकिन दोनों का अलग अलग अपना स्टाइल होगा। तो सर रसिया भी तो ऐसा था जो पावरफुल कंट्री था, उसके अपने एम्बिशंस थे, और रसिया पहले बोला कि अगर दोस्त है तो सब बात बताओ। अब नागार्जुन जो है नहीं बताया बात, कुछ बुझा रहा है तो सर बुरा तो लगेगा, और वही दोनों दोस्तों फिर सबसे ज्यादा दुश्मनी ही होगा। इसलिए कहा भी जाता है, सौदागर फिल्म देखिए आप, पुराना वाला सौदागर देखिएगा फिल्म, उसमें यही है, 2 दोस्त रहते, इमली का भुट्टा बेरी का पेड़, इस जंगल में हम 2 शेर, ये गाना गा रहे होते हैं, दोनों दोस्त इतने खड़े होते हैं, और ऐसा दुश्मनी होता है।
ऐसा दुश्मनी कि पूरा गांव दो धड़े में बढ़ जाता है, एगो फलना सिंह एगो चिलना सिंह। समझ में आ रहा है? तो लॉजिक क्या है कि यहाँ पे अमेरिका से सबसे ज्यादा नाखुश कोई था, वो रसिया था, और रसिया ने अपना रास्ता अलग छांटना शुरू कर दिया। तो ये नीचे देखना, आफ्टर वर्ल्ड वॉर टू यूएस टू प्राइमेसी एंड यूएस डिज पोस्ट फॉर सेटलमेंट। अभी भी तो एक बात है कि बम किसने मारा था? अमेरिका ने। तो सर सबको लगा कि बना चुका है, इसके पास टेक्निक आ चुका है ऑलरेडी। अगर टेक्निक आ चुका है तो इसका मतलब डर के तो थोड़ा सा सब कोई रहेगा। भाई बात सही है कि आप साथ जा रहे थे, कोई एक सरप्राइज निकाल के सामने ही से धरधरा दिया, तो वो आदमी को आप जानते हैं तो थोड़ा डर तो लगेगा। सब सहम गया, इधर ब्रिटेन एंड फ्रांस डेमोक्रेटिक, रसिया कम्युनिस्ट। यूएसए ने रसिया को बहुत सारा टेरिटरी दिया कि ले जाओ ऐश करो। रसिया कह रहा है कि ऐश नहीं, उसको पता था। यूएसए ने लीग ऑफ नेशन बंद कर दिया, यूनाइटेड नेशन बनाया। यूएसए वाज कैपिटलिस्ट, रसिया कम्युनिस्ट, सो ऑल कंट्रीज ऑफ एलाइज एंड विनर्स आइडियोलॉजिकली दे वर डिवाइडेड। क्योंकि अब धीरे धीरे क्या हो गया, आइडिया से डिवाइड हो गया। क्योंकि सर अच्छा सोच के देखो, जापान पे गिरा, जिसका जापान ऐसा कंट्री, इतना छोटा सा कंट्री, आइलैंड ही तो है, होकाइडो, होन्शु, शिकोकू, क्यूशू, 4 गो आइलैंड है, और उतना छोटा कंट्री जिसपे अमेरिका ने इतना बड़ा हमला कर दिया। आप सोचो सरफेस एरिया भी बड़ा रहता तो बचने का चांस था। इंडिया का एरिया तो बहुत बड़ा है, तो इंडिया में मारेगा तब भी कुछ एरिया तो कम से कम चलो सही सलामत बचेगा। वो तो इतना छोटा एरिया है कि एक बार मारा कि पूरा का पूरा खत्म कर दिया। और वहां पे लूला लंगड़ा और सब पैदा होते हैं, वो बात डिफरेंट है, लेकिन उसके बावजूद आज के समय में जापान एक सुपर पावर है। और जापान अमेरिका को कैसे बताया, मैंने आपको बताया था कि जापान तो अमेरिका को इस तरीके से कांड किया कि अमेरिका खुद ही अपना मिलिट्री लेके भाग गया। और अगर आजादी सीखना चाहिए किसी से बहुत बढ़िया, तो जापान एक बेस्ट उदाहरण है कि गुलाम रहते हुए भी अपने आप को इतना डेवलप किया कि अमेरिका खुद बोला कि हम अपना सैनिक लेके जा रहे हैं। क्योंकि सही देखो, अमेरिका क्या करता है, किसी को मार देगा, पीट देगा, उसके बाद अलायंस करेगा। इससे बड़ा भाई नहीं होता है। बड़का भैयाओं से पहले चटाचट छोटका भैया को मारेगा। वो जैसे ही होगा पापा अभी निकालेगा चॉकलेट, मुंह बंद करोगे कोई, और वो चिल्लाएगा, वो चिल्लाने लगेगा, समझ आ रहा है? वो चिल्लाएगा, चॉकलेट ले लो, ये चॉकलेट, हाँ, अब पीट देगा, उसके बाद काम करने लगेगा। तो भाई मैंने दोनों पर हुए भैया से झोटे में जाके नीचा देगी, ऐसे करके पूरा एकदम बाल खा, उसका पूरा बाल हो गया, उसको इतना काय करने लगेगा। उसके बाद चॉकलेट दो, कुछ भी तो मानेगा नहीं। भाई सब बेचारा ज्यादा सहता है, इसका छोटा भाई ना वो बड़ा होता है, उसके अंदर गुस्सा होता है, बड़ा भाई के करके बड़ा मर ले भाई। सोचता है इतना मारा है कि हमारे जो है हालत खराब कर दिया हुआ है। इसलिए अधिकतर छोटा भाई टेंशन में रहता है हमेशा कि दीदियों मारती है, भैया मारता है, तो जो छोटा नहीं बोलते यार। आपको क्या लगता है इतिहास में कि छोटा भाई को बहुत ज्यादा प्यार मिलता है? सब कहता है ना, अरे झूठ बात है। समझ रहे, उसको प्यार इसलिए बोला गया है ताकि वो खुश रहे। समझ रहे, वो झेल पाए। जो असल तो जिस घर में 5 बच्चे सबसे छोटा है, 4 बड़ा भाई बहन सब है, सब अपना गुस्सा किस पर निकालेगा? जो कमजोर है उसी पर निकालेगा, और छोटा बच्चा वो हर बार डिस्टर्ब करेगा। इसलिए बोल दिया गया साइकोलॉजिकली कि छोटा बच्चों को ज्यादा प्यार मिलता है ताकि ये खुश रहे। अब छोटा भाई को जैसे मैं तुमको प्यार, सब प्यार मार मार के हमारा हालत खराब कर दिया, कौन सा प्यार है? उसी तरीके से जापान से छोटा कंट्री है और उसको इतना मारा कि जापान हालत खराब। लेकिन जापान जो है बदला लिया। क्यों? अमेरिका देखो इधर, मैंने बोला था अलायंस कौन प्रपोज करेगा, पावरफुल कंट्री कि कमजोर कंट्री? पावरफुल। अब जापान पे अटैक कर चुका है यूएसए। अब इसके बाद हाथ बढ़ा के कह रहा है सुनो ना भाई, गलती हो गया है, एक काम करते हैं, अलायंस कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? अलायंस। आप मुझे बताओ जापान के पास कुछ ऑप्शन था क्या? जापान के पास रत्ती भर कोई ऑप्शन नहीं था, ना कहने का था ही नहीं। आपने भाई को पीटा है, भाई रो रहा है। अब भाई अगर आप उसको चॉकलेट दे रहे हैं, चॉकलेट नहीं ले रहे और चिल्ला रहा है, तो फिर आप क्या बोल रहे हो? और मारो ना ले बतो। अब सर वो क्या है, और परेशान हो गया कि ये जो है चिल्लाए तो जापान सोचा कि भाई एक काम करते हैं, बताइए ट्रीटी में क्या है समझते हैं। तो जापान को अमेरिका बोला कि हमारा आर्मी, हमारा पूरा सैनिक तुम्हारा रक्षा करेगा। समझ में आ रहा है? उसके बदले में हम तुम्हारे क्या इस्तेमाल करेंगे? मार्केट। यानी कि पावरफुल कंट्री प्रपोजेस अलायंस टू गेट व्हाट? टू गेट द मार्केट एक्सेस। और बदले में क्या प्रोवाइड करेगा? सिक्योरिटी। क्योंकि बोला अमेरिका ने जानबूझ के, इधर देखो अमेरिका ने क्या बोला कि हमारा और रसिया का लड़ाई चलने लगा है, तो अब इसका कोई गारंटी नहीं है कि रसिया कब तुम पे अटैक कर देगा। तो यूएसए क्या करता है? पहले इनसिक्योरिटी क्रिएट करता है और फिर उसके बाद क्या क्रिएट करता है?
सिक्योरिटी। जैसे हर बड़ा बड़ा ब्रांड यही करता है। ब्रश आज से पहले कोई नहीं होता था, कुछ ब्रश नहीं होते थे, लोग नीम का दातुन या बहुत सारा चीज कर लेते थे। तो पहले मार्केट में आया नया चीज, क्या आया? पहले दिमाग में सबके इनसिक्योरिटी क्रिएट किया गया कि आपके मुंह में कीड़ा है, और वो क्रिएशन धीरे धीरे करते करते बोला गया कि ये चीज है पेस्ट, जो सेंसेशन क्रिएट करता है। अब जब आप ब्रश अगर नहीं करेंगे तो सेंसेशन का अभाव होगा, आपको लगेगा कुछ ना कुछ मिसिंग है। तो उसी तरीके से साइकोलॉजिकली फिर क्या क्रिएट किया गया? पानी के बारे में। पूरा दुनिया में पानी ही पानी है, उसके बावजूद भी दिमाग में क्रिएट किया गया कि वो साफ पानी नहीं है, इसलिए यू हैव टू बाय बिसलेरी। दिस इज कॉल्ड बिजनेस। तो बिजनेस के लिए पहले हर कुछ क्या करता है? इनसिक्योरिटी क्रिएट करता है, और इनसिक्योरिटी जैसे क्रिएट हो जाएगा पूरे जनता में, उसके बाद क्रिएट क्या किया जाएगा? ये लो प्रोडक्ट यूज करो, पूरा इनसिक्योरिटी खत्म। जैसे बाबा रामदेव ने क्रिएट किया, जितना का जितना विदेशी प्रोडक्ट है सब बेकार है, देसी होना चाहिए, शुद्ध देसी घी, बाबा रामदेव का घी, बाबा रामदेव का नहीं। तो सर ये जो है शुद्ध कहां का होना चाहिए? यहाँ का। तो क्या क्रिएट किया? अच्छा आप देखो पतंजलि के पास जाते हो तो आपके दिमाग में क्या आता है? स्वदेशी आता है कि नहीं आता है? आपको ऐसा फील होने लगता है कि यस यार ये स्वदेशी है, हमको ये खरीदना चाहिए, तो उसने अपना स्वदेशी का प्रोडक्ट ला दिया। तो इसी तरीके से हर कोई पहले क्या क्रिएट करता है? इनसिक्योरिटी, और वही इनसिक्योरिटी फिर आपसे बेचता है सिक्योरिटी के नाम पे। अमेरिका ने जापान के सामने भी सेम कांड किया। जापान बोला डन, तो जापान बोला कि ठीक है क्या करिएगा? तो बोला कि हम आपका 200-300 साल तक रक्षा करेंगे, क्योंकि अमेरिका डरा हुआ इसलिए था कि सर जापान पे अटैक कौन किया था? अमेरिका। अमेरिका इसलिए डरा हुआ था कि जापान फिर से कहीं रशिया के पास ना चला जाए। अरे कुछ बुझा रहे? और रशिया के पास अगर गया तो फिर से वर्ल्ड वॉर 3 का सिचुएशन क्रिएट हो जाए। और रशिया और अमेरिका ने इस वर्ल्ड वॉर 2 के ट्रीटी के बाद ये सिंपल बोला डायरेक्टली कि हम दोनों पावरफुल कंट्री है, हम दोनों का जिम्मेदारी है कि वर्ल्ड वॉर 3 नहीं होना चाहिए। इसलिए वर्ल्ड वॉर 2 में एक और भी ट्रीटी में साइन किया गया कि इसके बाद से वर्ल्ड वॉर 3 कभी भी नहीं होगा। तो वर्ल्ड में जो सही से पढ़े हैं वो पहले से लिखा हुआ है कि वर्ल्ड वॉर 3 कभी नहीं होगा। इसलिए कितना भी चिलम को मच जाए, आम आदमी को बार बार लगता है बुझा तो अब की बार हो जाएगा, वो हमेशा उसको लगता है। जब इंडिया चाइना चल रहा था तब, जब यूक्रेन का चल रहा था तब, लेकिन लिख के ले लो वर्ल्ड वॉर 3 नहीं हो पाएगा। उसके पीछे बहुत सारे कारण से, बहुत सारे कारण है। मेरी बात समझ में आ रही है? तो लॉजिक क्या है? जापान को बोल दिया, जापान को इनसिक्योरिटी क्रिएट करके बोला कि कहीं तू भाग ना जाना। और मैंने बोला था अमेरिका से अब सारे लोग नफरत करने लगे कि क्या किया बे तुम, इंसानियत का पूरा ताड़ ताड़ कर दिया। तो सारे लोग क्या अमेरिका के साथ आना चाहिए कि अलग अलग? और सारा सहानुभूति कोई गेन कर रहा था तो था रसिया। और रसिया बोल रहा था कि क्या कहलो, इतना कांड जो कर दिए, तो सारा कंट्री किसके तरफ जा रहा था? रसिया की तरफ। ना वो अमेरिका को लग गया कि अब हम अकेले पड़ जाएंगे। कुछ समझ में आ रहा है? और हमको सब खचाड़ेगा बहुत ज्यादा। तो अमेरिका क्या बोल रहा है? हम विश्व में शांति लाएंगे और न्यूक्लियर एक्सप्लोजन का सबको पाठ पढ़ाएंगे कि हम बनाए कैसे। समझ में आ रहा है? क्यों किया? ताकि ये एक होड़ क्रिएट कर दिया। और अगर ये नई बात बोला रहता तो कोई और न्यूक्लियर बनाने के बारे में शायद सोचता भी नहीं, लेकिन इसने एक कंपटीशन क्रिएट कर दिया। और ऐसा कंपटीशन क्रिएट किया कि वो कंपटीशन आज भी चल रहा है और अभी कितने सालों तक चलेगा इसका कोई आइडिया नहीं। क्लियर है? तो सर यहां पे अमेरिका ने काम करके काम कर दिया, लेकिन जापान के साथ 2 काम हो। जापान बोला कि ठीक है हमारा रक्षा करिएगा ना पक्का। तो जापान दिमाग लगे काम करते हैं, हमारा सबसे ज्यादा पैसा खर्च कहां होता है? बॉर्डर रक्षा करने में। तो बोला क्या पक्का रक्षा करिएगा ना ठीक से? बोले एकदम ठीक से, हमारा आर्मी में सब यही रहेगा, तुम बस खाली खाना वाना खिला। बोला हाँ एकदम कोई दिक्कत नहीं, अगर कोई भी लड़ाई होता है तो आप लड़िए। बोला एकदम लड़िए। तो बोला क्या अब हमारा बॉर्डर का रक्षा तो हो गया, अब हमको कोई चिंता ही नहीं है बाहर लड़ने उड़ने का। तो ना तो हमको स्पेस क्राफ्ट चाहिए, ना जेट क्राफ्ट चाहिए, ना फला ठिकाना कुछ खरीदना नहीं है। सारा फोकस इसने एजुकेशन पे कर दिया। आप सोच के देखो, वो देश जिसके पास पूरा का पूरा लोग हेल्थ वाइज खत्म हो, कोई अंधा कोई लूला लंगड़ा हो, उसने एजुकेशन पे खर्च किया, उसने हेल्थ पे खर्च किया अपना पैसा। और यहाँ गरीब लोग क्या करते हैं, जैसे पहले पैसा आएगा तो टीवी पे खर्चा करेंगे, उसके बाद टीवी का होम थिएटर, उसके बाद 12 वाला स्पीकर खरीदेंगे, 12 हो गए एकदम चुआ लगा के बजाएंगे। उसके बाद जैसे किताब का बात आएगा तो क्या होगा? पैसे नहीं थे। पूरा गांव में पूछा जाता है नहीं बार बार सेकंड हैंड बाकी ना बा, किताब पूरा गांव में सेकंड हैंड पूछा गया, जब नहीं मिला तो कहा अरे बाप रे बाप किने के पड़ी। लेकिन होम थिएटर के लिए अपना घर बेच के, किसी को गिरवी रख के होम थिएटर लेके आया है। समझ में आ रहा है? और चाहता है कि उसका बच्चा आईएएस बन जाए और उसका स्थिति जो है सुधर जाए। जितने भी गरीबी से निकलकर जो आईएएस बना है
उसका सिचुएशन ये देखो कि उसका एटीट्यूड, पैसे का इन्वेस्टमेंट कैसा रहा है। जमीन बेचा, इसलिए बेचा, घर, जो प्रदीप सिंह का गोपालगंज का एग्जांपल ले लो, घर गिरी पे रख दिया उसका बाप, भाड़े पे चला गया, अपना घर गिरवी रख दिया, पेट्रोल पंप पे काम कर रहा है, घर गिरवी रख के पैसा दिया कि जाकर पढ़ गया जाओ, और जब लेके आए तो काम, तो उसका इन्वेस्टमेंट देखो कहां कर रहा है। अब कुछ लोग घर गिरवी रख के जाके होम थिएटर, उसके बाद अयासी, उसके बाद टीवी और ये लेके आ रहे हैं, तो सर मेरा घर क्यों होना है। इधर जापान ने सोचा सारा पैसा खर्च करो एजुकेशन पे और हेल्थ पे, इतना एजुकेशन और हेल्थ पे खर्च किया, टेक्नोलॉजी इतना जबरदस्त जबरदस्त इन्वेंशन शुरू हो गया। इधर देखो बोर्ड का रक्षा कौन कर रहा था, अमेरिका, 200-300 साल के लिए हुआ था। जापान ने ऐसा ऐसा टेक्नोलॉजी बनाया कि अमेरिका से ही बेचना शुरू कर दिया। अमेरिका कह रहा है भाई हम गुलाम बना के इसको रखे हुए हैं, हमारा इधर बॉर्डर पे रक्षा चल रहा है और टेक्नोलॉजी उसी से बेच के उसका अपना जीडीपी बढ़ रहा है। अमेरिका का ही तो बड़ा गेम खेल दिया। तो अमेरिका कह रहा है हम जो 2-3 साल बोले थे ना कि 200-300 साल 400 साल हम तुम्हारा अच्छा करेंगे, उसमें चेंज कुछ करना है। जापान बोला क्या करना है, तो बोला हम लोग जा रहे हैं, तो बोला जी ठीक है जाइए। अब देखो गुलाम से निकलने का कितना बेहतर तरीका है, इतना डेवलप किया कि अपना प्रोडक्ट उसी से बेचना शुरू कर दिया और बेच बेच के प्रॉफिट कमाना शुरू किया, यूएस डॉलर गेन करना शुरू किया। कहा जाता है कि एक समय में जापान के पास इतना यूएस डॉलर था कि उतना अमेरिका के पास नहीं था, और एक खुफिया चीज था, और अमेरिका अब परेशान होना शुरू हो गया कि भाई ये तो उल्टा काम कर दिया। सिचुएशन बता रहा हूं, इतिहास में लिखा हुआ है कि जापान एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद इतना यूएस डॉलर था कि एक कांड बोला गया कि अगर जापान कोई भी थोड़ा बहुत शिफ्टिंग करता है किसी भी कंट्री का इधर उधर, तो अमेरिका का पूरा जीडीपी हिला देगा क्राइसिस में। इस लेवल पे उसने इकट्ठा कर लिया था यूएस डॉलर। तो बाद में अमेरिका वाला प्रभु हम जो है निकल रहे हैं और इस ट्रीटी में चेंज, तो अमेरिका ने अपना आर्मी सब वापस बुला लिया। नाउ जापान बिकम एन इंडिपेंडेंट कंट्री। क्या सुन पा रहे हैं, तो जापान का ऐसा देश है, मैंने बोला क्यों हो पाया, क्योंकि जापान में आज भी नियम है, मैंने बोला कि जिस दिन जयंती होता है, जिस दिन गांधी जयंती टाइप कुछ होता है, उस दिन लोग 4 घंटे एक्स्ट्रा काम करते हैं। पुल वहां पे अगर टूट जाता है, मैंने बोला सर 24 घंटे के अंदर, 6 घंटे 12 घंटे के अंदर पुल लोगों ने मिलकर बना दिया। यहाँ गांधी सेतु चल रहा है, कार्य प्रगति पर है, 20 साल से कार्य प्रगति पर है, इधर साइड उधर साइड, आप जाके कम से कम थोड़ा ठीक बन गया। क्या समझ पा रहे हैं, तो जापान का टेक्निक अलग है। यहाँ गांधी जयंती के लिए 1 दिन छुट्टी होता है, 1 दिन, यहाँ 4 दिन सुतल बड़ा ऐसे कहेगा। फ्राइडे को तो अपने बाप का छुट्टी, सैटरडे को मम्मी के नाम की छुट्टी, संडे जन्मजात छुट्टी, अब मंडे कौन जाएगा, ट्यूसडे से ही काम होता है। इसलिए सर इतना पीछे है, काम करेगा नहीं आराम करेगा। बिहार में पीछे रहने का एक सबसे बड़ा कारण है अय्यासी नेचर। यहाँ पे लोग के पास थोड़ा पैसा आता है तो पैसा किताब पे खर्च नहीं करना चाहेगा, वो कपड़े पे खर्च करना चाहेगा, वो होम थिएटर, वो कुछ खा लेगा, इस तरीके का बड़ा बड़ा अच्छा चीज, इसलिए वो गरीब का गरीब रह जाता है। समझ में आ रहा है। तो सर अब आते हैं वर्ल्ड वॉर 2 के बाद 2 चीज हुआ, मुझे बताओ टाइमलाइन 1 जो फर्स्ट पढ़ाया था, वर्ल्ड वॉर 2 के बाद क्या शुरू होगा, कोल्ड वॉर। अब 1946 से 1991 तक क्या चलेगा, कोल्ड वॉर। बाइपोलर की यूनिपोलर, बाइपोलर, क्योंकि दोनों पावरफुल हो गए, कौन, रसिया और यूएसए। अब वो जो पढ़ा रहा हो सारा कुछ अब यहाँ कनेक्ट होगा। अब 1991 में आते आते क्यों रसिया टूटा, इसके पीछे कारण है, उसमें भी अमेरिका जिम्मेदार है। घर तोड़वा है अमेरिका, हर किसी का घर तोड़ देता है। ध्यान से समझना, रसिया पहले सोचा कि अमेरिका को मजा तो चखाएंगे, क्योंकि हरामखोर एटम बम हमसे बिना पूछे बनाया है। तो रसिया ने क्या किया, जानबूझकर एक काम किया। क्या काम किया, रसिया ने अमेरिका के आसपास जितने छोटे छोटे आइलैंड वाले कंट्री थे सबको उकसाया और बोला कि मार तू, हम हथियार दे रहे हैं। उसमें एक क्यूबा भी था। क्यूबा की राजधानी क्या है, हवाना। तो क्यूबा ने विद्रोह कर दिया। अमेरिका, अरे क्या हो रहा है रे, कल का लौंडा ये हमको मारने आ गया। तब अमेरिका इस बात को जब समझा कि यार इसके पीछे कौन गेम खेल रहा है, उसको पता चला ये तो रसिया है। तब अमेरिका सोचा अच्छा बेटा अब हम भी गेम खेलेंगे। तब अमेरिका ने उसके साथ गेम खेलना शुरू किया और फिर जाकर ये उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान, इन लोगों को उकसाना शुरू किया कि तुम्हारा कम्युनिटी अलग है, उसका कम्युनिटी अलग है। और फाइनली उकसाते 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 1991 में अमेरिका सक्सेसफुल रहा और 1991 में यूएसएसआर 15-16 स्टेट्स में बट गया। अब रसिया हो गया बिल्कुल कमजोर। अब पार्टी कौन बनाएगा, यूएसए। दे दनादन दारू पे दारू चल रहा है कि रसिया गया भाड़ में। लेकिन सर हर जो है तूफान से पहले छोटा छोटा शांति वाला होता है ना, हर आंधी से पहले शांति।
1991 तक तो खुशी मना लेगा, लेकिन 2007-8 में फिर से रसिया एक नया एनर्जी के साथ, नया जोश के साथ आएगा और अब की और अपने चाचा को भी साथ लेके आएगा, और वो चाइना। तो रसिया आपकी बार अकेले नहीं आएगा, किसे लेके आएगा? चाइना को। और चाइना तो रसिया से 2 कदम और गए आगे। ये 4 को मारता है तो चाइना वाला ऐसे ही चाय पी करके 4-5 को मारेगा। चाइना ने सर सबसे ज्यादा टारगेट किसी को किया, तो वो किया अमेरिका को। और अमेरिका को लगा कि भाई साहब ये क्या चल रहा है, ये हमारा अस्तित्व मिटाने की कोशिश कर रहा है रसिया, क्योंकि कम्युनिस्ट कौन है? रसिया। चाइना भी कम्युनिस्ट, और चाइना भयंकर वाला कम्युनिस्ट, कि खुद तो कम्युनिस्ट हैं और सबको भी कम्युनिस्ट बनाएंगे। ये चाइना का नेचर आ गया। अमेरिका बोला हमारा कैपिटलिस्ट का दबदबा ही खत्म हो जाएगा। तब अमेरिका ने बोला कि नाटो बनाओ, नाटो का जरूरी आ गया है। और नाटो जब जो आया तो नाटो के बाद क्या बोलेगा कि कैपिटलिस्ट सबको बना। तो ओवरऑल यहां तक आ गए हो, ध्यान में यहां पे पढ़ना कि वर्ल्ड वॉर के बाद क्या स्टार्ट हुआ? कोल्ड वॉर। क्या सुन पा रहे हो? कुछ समझ आया? तो वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2 और अब है कोल्ड वॉर। और कोल्ड वॉर में मुझे बताओ, क्या अमेरिका चाहेगा कि नहीं डोमिनेट करे? क्या रसिया चाहेगा नहीं डोमिनेट करे? तो अब एक आइडियोलॉजिकल लड़ाई शुरू हो गया, कम्युनिस्ट वर्सेस कैपिटलिस्ट। समझ में आ रहा है? और इस बीच में इंडिया आजाद हो रहा है 1947। वर्ल्ड वॉर 2 के जस्ट बाद और वर्ल्ड वॉर 2 के बाद 2 ऑप्शन इंडिया के पास, कम्युनिस्ट बनबो कि कैपिटलिस्ट बनबो। और जवाहरलाल नेहरू पागल हुए पड़े हैं, क्या करें? ये दोनों का दोनों पावरफुल है और दोनों सन की है, और दोनों सन की में वहां पे चॉइस करना सबसे ज्यादा डिफिकल्ट था। तो इसीलिए मैंने बोला कि उस समय के जो लीडर थे, अगर थोड़ा भी इधर उधर घबराते और मामला होता बेकार, तो सर या तो हम आज कैपिटलिस्ट होते या हम कम्युनिस्ट होते। लेकिन इंडिया पूरे दुनिया में मात्र एक ऐसा कंट्री है जो गजबे इसका नेचर है, ना पूरी तरीके से कैपिटलिस्ट है, ना पूरी तरीके से कम्युनिस्ट है, और बीच का रास्ता अपना कि स्मूथली चल भी रहा है। क्योंकि वो पूरे वर्ल्ड में देखो, हर कंट्री का एक तरफ झुकाव है, या तो कैपिटलिस्ट या क्या कम्युनिस्ट। यहां हम लोग भी अलग अलग किस्म के आदमी है, कहीं पूरे देश में सिर्फ मुस्लिम, कहीं पूरे देश में सिर्फ हिंदू, यहां सारा का सारा हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन और सब मस्ती में रह भी रहे। आप समझ पा रहे हो? तो कुछ अच्छा ही कर्म किए होगे कि सर यहाँ पैदा हुए, तो बड़े 1-2 इंच से बच्चे वो बार बार बोलते रहते हैं। बगल में चाइना है, नेपाल है, चाय पी उधर भी होगा, चाइना वाला चिंपा उधर भी करेगा। तो लॉजिक क्या है कि सर इंडिया एक ऐसा कंट्री है जहां पे कोई भी एक आइडियोलॉजी से प्रभावित होकर आदमी नहीं चलता है, न कम्युनिज्म न कैपिटलिज्म। यहां पे सोशलिज्म का ज्यादा प्रभाव है, सामाजिक चीजों पे ज्यादा है, क्योंकि हम एक इमोशनल कंट्री है। सोचो ना, इतना कल्चर का डाइवर्सिटी है, इतना कल्चर, इतनी जातियां, और उसके बावजूद भी अपन मस्त रह रहे हैं। भले कितना भी जातों कह लोगे तो फलना चिल्ला जाते, लेकिन फिर शाम में दोनों बैठ के एक ही प्लेट में खा रहे हैं। बराक ओबामा परेशान हो जाते हैं, कैसे इतना शांति से रहता है सब। भाई हम लोग तो यहाँ पे उजर और करिया में दिमाग खराब है, ऐ सबका तो जाति में जाति, उसके बावजूद भी एकदम शांति में रह रहा है। तो उनको समझाया गया, समझ में आ रहा है? और समझाने वाले थे पीएम मोदी नहीं, उस समय आए थे सोनिया गांधी के घर। बराक ओबामा सोनिया गांधी के घर आए थे डिनर पे, तो वहां पे उनको समझाया गया, बुझाया गया, देखिए हम लोग दिखाते हैं कि हम लोग लड़ रहे हैं, लेकिन सामने में हम सब नेता बैठ के खाना खाते हैं। समझ में आया? बराक ओबामा ने अपने बायोग्राफी में लिखा है कि स्टिल आई एम टोटली शॉक्ड एंड सरप्राइज हाउ दैट टाइप ऑफ ए कंट्री जिसका नेबरहुड इतना वोलेटाइल है, हमेशा अटैक करने की कोशिश करता रहता है, इतना जाति है, इतना धर्म है, उसके बावजूद भी इतना शांत कैसे है, जी कैसे ले रहा है। आई एम टोटली शॉक्ड। तो लॉजिक क्या है? भगवान की देन है, कुछ अच्छा काम है। नहीं तो आप सोच के देखिए ना, पूरे वर्ल्ड में काटो, किसी भी कंट्री को लो, हर कंट्री का एक तरफ कहीं ना कहीं झुकाव है। आप कौन से कंट्री को लो, जो भी कोई एग्जांपल दिमाग में, अमेरिका तो खैर आ रहा है तो एक ही आ रहा है, रसिया आ रहा है तो आ रहा है, कोई भी छोटा कंट्री ले लो तो उसका कुछ ना कुछ आपको इधर उधर झुकाव मिल जाएगा। और इंडिया में हर पार्टी धूमधाम से काम भी करती है, यहाँ कम्युनिस्ट पार्टी भी है, यहाँ पर नेशनल पार्टीज भी है, यहाँ कांग्रेस भी है, यहाँ बसपा भी है, सब पार्टीज है और सब एकदम मस्ती में चल रहा है। यहाँ मायावती भी है, अखिलेश यादव भी है, ममता बनर्जी भी है। समझ में आ रहा है कि आमी क्या छे, बंगला छे ना, घर में जंगला छे। तो सर यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, ये जो पॉइंट है ये शुरू हो गया अब होर दो लोगों के बीच में। किसके से बीच में? रसिया के बीच में और यूएसए के बीच में। तो रसिया चाह रहा है कि हम कितने देश को कैपिटलिस्ट बना दें। रसिया चाह रहा है कि अमेरिका चाह रहा है कि हम कितने देश को कैपिटलिस्ट बना दें, और रसिया चाह रहा है कि हम कितने देश को कम्युनिस्ट बना दें। क्या सुन पा रहे हैं? चलो इतना रखते हैं, बाकी कल कंटिन्यू करते हैं, ठीक है? अब 2 मिनट थोड़ा ध्यान से देख लो, पास आया थोड़ा, दो फटाफट।
ये कंप्लीट कर लेते हैं एटलीस्ट, तब मजा आएगा, नहीं तो क्या। अभी ओवरऑल ईमानदारी से बोलना, समझ में आ चुका है कैसे कैसे क्या प्रोसेस चला? तो मैं एक बार रिपीट कर देता हूं। टाइमलाइन चला, टाइमलाइन के बाद यूरोप का चर्च वाला मामला चला, चर्च वगैरह सेपरेट होने के बाद आगे चलकर इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, ये सारा कांड हो गया। उसके बाद सबसे टर्निंग पॉइंट आया जर्मनी का बनना। जर्मनी बना, जर्मनी ने अटैक किया, फ्रांस पे लड़ाई हुआ, उसके चलते क्या बनेगा? अलायंस। अलायंस बनने के बाद सारा मामला आगे बढ़ेगा, और आगे बढ़ते बढ़ते बाल्कन कंट्री का सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले हो जाएगा। बाल्कन पर राज किसका है? रसिया का। ऑस्ट्रिया हंगरी जर्मनी साथ है। जैसे ही उसका लड़ाई होगा, यानी कि फर्दिनांद का डेथ होगा, अटैक होगा, अटैक होगा तो उधर से रसिया बचाने आएगा, और रसिया जब बचाने आएगा तो रसिया के साथ साथ ब्रिटेन, फ्रांस भी आ जाएंगे, और इधर से क्या होना आ जाएगा? जर्मनी आ जाएगा। लड़ाई वर्ल्ड वॉर 1 होगा, एंट्री यूएसए का होगा, गेम चेंजर हो जाएगा, और फिर रसिया वगैरह जीत जाएगा। ट्रीटी ऑफ वर्सलीज ऐसा होगा जिसके कारण वर्ल्ड वॉर 2 का होना तय है, और वर्ल्ड वॉर 2 में फिर इटली, जापान, ध्यान से समझना, और उसके बाद कौन? जर्मनी। ये तीनों एक साथ, और एक तरफ कौन हो गया? ब्रिटेन, फ्रांस, रसिया और यूएसए। फिर यूएस ने जापान पे बम गिराया, जिसके कारण सारा मामला चेंज हो गया। अब यहां तक हो गया खत्म। अब होने वाला है लड़ाई शुरू, किसके बीच में? अब रसिया और यूएसए। तो रसिया चाहता है कि हमारा वर्चस्व हो, और अमेरिका क्या चाहता है? हमारा वर्चस्व हो। इस ट्रीटी में ये भी बात बोला गया कि इसके बाद से रसिया और अमेरिका कोई भी आदमी मिलिट्री फाइट नहीं करेगा। इसके बाद से जो भी लड़ाई अगर होगा तो बोला गया कि उसमें हथियार का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। इस ट्रीटी में साइन हुआ, और वर्ल्ड वॉर 3 होने नहीं दिया जाएगा। समझ में आ रहा है? तो जब जब वर्ल्ड वॉर 3 का सिचुएशन क्रिएट होगा, तब तब कोई ना कोई ऑर्गेनाइजेशन बीच में आ जाएगा। तो वर्ल्ड वॉर 3 नहीं होने देना है, और लड़ाई जो है हथियार में नहीं होने देना है। तो नाम क्या दे देगा? कोल्ड वॉर। कोल्ड वॉर क्या होता है? नहीं होता है कि सर आप बात किसी से नहीं कर रहे हैं, मन मन में है, मिलियन तक पूछ रहे हो जाइए। अब सर लेकिन लड़ाई तो चल ही रहा है, आप क्या दोनों मिल पा रहे? नहीं। मार पा रहे? नहीं। लेकिन दिमाग में अंदर ही अंदर चला हुआ है। देखा ना, आज क्वेश्चन ड्रेस पहन के आगे, क्योंकि लड़ाई है, और वो अंदर ही अंदर मन में चल रहा है, तो उसको कुछ बोल नहीं रहा है, मार भी नहीं रहा है, लेकिन उसको जहां मिलेगा देखा था बानर लेखन पहन के आगे। इस तरीके का टॉर्चर होता है फिर, और उसी को बोलते हैं क्या? कोल्ड वॉर। मन के अंदर लड़ाई चलना। जब आप किसी से हो जाएंगे ना, तो उसका हर कुछ आपको बुरा लगेगा, और जब हर कुछ बुरा लगेगा तब उसके हर चीज पे तंज कसेंगे। अब बोल के उधर मुंह खुश गया लेंगे, कहेंगे आपको ये भी करना है कि उसको बताना नहीं है, क्योंकि पता चलेगा तो आपको पता है कि वो भी छोड़ेगा नहीं, कम थोड़ी ना है, वो भी तो भिड़ेगा। तो लॉजिक क्या है? इस तरीके का मामला चलता रहता है। तो खैर, अब अमेरिका जो है, इधर एक सिचुएशन हो रहा है ग्रीस में। कहां पे हो रहा है? ग्रीस में। और ग्रीस जो है वो यूरोप में है कि अफ्रीका में है? यूरोप में है। तो ग्रीस में, ग्रीस का राजधानी क्या है? एथेंस। तो ग्रीस में पहले से कंट्रोल है जर्मनी का। किसका है? अब ग्रीस में अगर जर्मनी का कंट्रोल है, लेकिन ग्रीस चाहता है कि हम आजाद हो जाएं। क्या हो जाए? अब आप मुझे बताओ, ग्रीस क्यों चाह रहा होगा कि हम आजाद हो जाएं? उसके पहले काहे नहीं चाह रहा होगा? और चाह रहा होगा तो काहे नहीं हो पा रहा होगा? क्योंकि जर्मनी का तो सर स्ट्रांग है ना, नया नया है खून जर्मनी का, और अब तो जर्मनी को दोनों वर्ल्ड वॉर में हराया जा चुका है। अरे हाँ है ना? तो सर ग्रीस के लोग चाह रहे हैं कि हारल बढ़ ले, यही समय फायदा हुआ। अरे नहीं होता है कि जब लगता है इंसान को अभी कमजोर पड़ा है तो 2-3 मुक्का हमू मार ले उसमें। जब मौका मिला है तो 2-3 मुक्का मार के साइड हो जाओ, क्या ही फर्क पड़ना है। जब पूरा लोग पीट रहा है, 2 मुक्का मार के चुपचाप, वैसे मार भी लेगा, फिर पॉकेट में हाथ लगा लेगा। तो लॉजिक क्या है कि सर सब कोई अब जो मौका तलाश रहा है। देखो, दिन जब खराब हो तो उसके बाद बड़ा आपका बुरा हाल हो जाएगा, इसलिए उस समय आपको बड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। आफ्टर 1917 रशियन रिवॉल्यूशन के बाद कम्युनिस्ट का बढ़ गया। ध्यान से समझना, राइज ऑफ कम्युनिस्ट। ग्रीस ऑलरेडी हैड मोनार्की डिस्पाइट इट वाज अंडर जर्मनी कंट्रोल। भले ग्रीस जर्मनी के कंट्रोल में था, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन वहां पे राजा का शासन था। जर्मनी ने बोला था कि भैया देखो, तुम रहो, शासन करो ठीक ठाक, सब हमको जब पैसा से जरूरत पड़ेगा भाई जो भी है दे देना, बात खत्म। ध्यान से समझना इधर। लेकिन जर्मनी को रिसोर्स जब चाहिए था तो वो लोग दे देते थे, बाकी राजा अपना राजा रहता था। क्लियर है? 1917 के बाद कम्युनलिज्म जो है पॉपुलर हुआ, सो ग्रीस में भी कम्युनलिज्म पॉपुलर हो गया। आफ्टर वर्ल्ड वॉर 1 एंडेड, ग्रीस को जर्मनी से छुटकारा चाहिए था, क्योंकि जर्मनी को भी पिटाया था। अरे है ना? अब जैसे हुआ तो इसमें 2 चीज हुआ, वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2 दोनों समझ में। तो वर्ल्ड वॉर 2 मोनार्की ने कम्युनिस्ट से हेल्प लिया। इधर देखो, मोनार्की जो था वहां का राजा था, कहां का? ग्रीस का। वो रसिया को बोला कि भाई मदद कर, हम चाहते नहीं कि जर्मनी भाग जाओ। रसिया बोला डन। रसिया को क्यों? अच्छा, रसिया क्यों डन बोल दिया? उसको पता है कि तो पीट के आल बनी सब, तो क्या टेंशन? अभी तो खुद ही पीट के भी आए हैं, तो अभी भगाने में क्या दिक्कत है? तो सर रसिया ने आराम से बोला कि मदद करेंगे। तो सर अब यूएसएसआर ने कहा कि यहां मोनार्की नहीं चलेगा, यहां कम्युनिज्म चलेगा। इधर देखो,
मतलब रसिया ने जानबूझकर पीट पीट के भगा तो दिया ग्रीस को, लेकिन इंटरेस्टिंग क्या हुआ, ओए जाग जाओ प्यारे मोहन लोग, अब क्या बोल रहा है कि यहाँ पे अब किसका सरकार होगा, कम्युनिस्ट का। तो ग्रीस का राजा बोल रहा है ये बात तो नहीं हुआ था, बात हुआ था मदद करने का, कि आप मदद करिएगा ग्रीस को भगा, सॉरी किसको, जर्मनी को भगाने में। लेकिन आप देखो इधर, अगर आप किसी से मदद लीजिएगा तो फ्री में मदद तो नहीं ना करेगा जी, वो बोलने में अच्छा लगता है, बहुत कम लोग ऐसा है, गुलाब सिंह टाइप पढ़ा था ना गुलाब सिंह। तो गुलाब सिंह जो है याकूब बे के साथ मिलकर चाइनीज को खूब मार मार के भगा दिया, बोला कुछ नहीं चाहिए। लेकिन याकूब बे खुश हो गया, बोला ना दोस्त कुछ ले लो। तो खुश हो गया, बोला ना ले लो। तो बड़ोगे ठीक है, तो बगल वाला दे दो, समझ में आ रहा है। तो जब खुश हो गए तब लिया। लेकिन ऐसे क्या है, बहुत कम लोग होते हैं जो आपसे बिना स्वार्थ के जुड़े रहते हैं, नहीं तो इंसान का नेचर ही स्वार्थी है, वो चाहता कितना हम पच लें। लेकिन जो आदमी जो बहुत स्वार्थी बहुत ज्यादा हो गया, जो अपने स्वार्थ के कारण किसी का नुकसान या किसी का इमोशन समझ नहीं पा रहा है, तो सर वो इंसान राक्षस है, वो इंसान खत्म हो गया। क्योंकि इंसान का नेचर भी यही है कि भले जितना भी सेल्फिश हो चाहे जो कुछ हो, लेकिन जब बहुत लोगों का फायदा हो। आप सोचो एक डॉक्टर ये सोचे कि सब गोड़ा के डेंगू हो जाओ, हमारे खूब व्यापार चले, मान लीजिए डॉक्टर सोच रहा है। अब किसी ने फोन किया उसको फोन किया, बोल रहा है कि बिजनेस तो एकदम जबर छप्पर फाड़ के चल रहा है। उधर वकील सोच रहा है कि डिवोर्स हो जाते 400 लोग के आप समझ पा रहे, हमारा जो है उस वाला फाइल में खूब केस चलेगा। तो आप सोचो ये महा घनघोर सेल्फिश टाइप लोग हो गया कि अपने फायदे के लिए पूरे लोगों का सत्यानाश हो जाए, ये उनको फर्क नहीं पड़ रहा है। इसका मतलब है कि लोग इंसान से खत्म होकर जानवर के भेष में जा चुके हैं। तो लॉजिक क्या है कि आप अपने सेल्फिश नेचर के चलते पूरे कौम को बदनाम कर दें और पूरे कौम को बीमार कर दें, ये थॉट तो बिल्कुल बेकार है और इसमें तो आपका कभी भला नहीं हो पाएगा। तो लॉजिक यही है। अब जैसे बोला कि सबको डेंगू हो जाए, उसी को हो गया, पॉसिबल है और ऐसा ही होता है इस दुनिया में। आप जब भी किसी के लिए बुरा सोचिएगा, चाहे आपका दुश्मन ही क्यों ना हो, आप लिख के ले लो, कुछ समय बाद वही चीज आपको होने वाला है, आप बच नहीं पाओगे। तो यहां ध्यान से देखना, मदद तो लिया है और यूएसएसआर ने क्या किया, फ्री में नहीं। अब यहाँ पे क्या शासन चलेगा, किसका, कम्युनिस्ट। अब बताओ सबसे ज्यादा मिर्ची किसको लगेगा, अमेरिका को, कि भाई ये तो हमारा जो है सारा खेल बिगाड़ रहा है। तो अब ये जो ग्रीस को भी, एक तो चाइना था ही, अब ग्रीस को भी अपने ले लिया अंदर, कि ग्रीस भी क्या हो गया, कम्युनिस्ट। अब अमेरिका चिल्लाता हुआ आएगा, इधर देखो। सो यूएस प्रेसिडेंट हैरी ट्रूमैन दौड़ते हुए आएगा पार्लियामेंट में, और अमेरिका के पार्लियामेंट को क्या बोलते हैं, कांग्रेस। तो वहां का पार्लियामेंट को कांग्रेस बोलते हैं। वहां जाएगा और एक वहां बिल पास करा देगा, ट्रू डॉक्ट्राइन। और यहां पे जो है ट्रूमैन डॉक्ट्राइन करेगा, पास करा है, जिसमें ऐसा लिखा था, सिंपल लिखा था कि यूएस हैज राइट टू इंटरवीन मिलिटरीली। वहां जाके बोला कि रसिया गलत कर रहा है और वहां के लोग खतरे में हैं, तो हम यूएस से अलाउ कर रहे हैं कि आर्मी जाए और वहां पे लड़े। लेकिन हम रसिया ने याद दिलाया, बोले रहा कि मिलिट्री फाइट नहीं होगा, जो भी फाइट होगा वो बात से होगा, मिलिट्री से नहीं होगा। तो पूरा वर्ल्ड बोला अमेरिका को, यार ये जो बोलता है वो तो कुछ करता नहीं है, ये बोलता कुछ और है करता कुछ और है। अब अमेरिका को टेंशन हो गया कि हमको फंसा दिया। तो ट्रूमैन डॉक्ट्राइन बनाया था वो तो दिमाग खराब करने वाला बात हो गया। तो आज जल्दी से ट्रूमैन डॉक्ट्राइन का नाम चेंज कर दिया गया, और ट्रूमैन डॉक्ट्राइन का नाम चेंज करके बोला, यहां पे ट्रूमैन डॉक्ट्राइन के बाद एक नाम दिया गया। और ये मार्शल, चूंकि उस समय यूएसए का जो था उसने एक मार्शल प्लान बनाया, बोला नहीं नहीं नहीं, हम मिलिट्री वाला बात नहीं कहे थे, हम ये बात कहे थे कि सर यहां पे जो है लोगों के साथ गलत हो रहा है, इसलिए हम वहां पे मदद करना चाहते हैं रिकवरी प्लान के तहत, ना कि हम चाहते हैं कि मिलिट्री फाइट हो। क्यों ये मिलिट्री सबसे बच रहा था, क्योंकि सर अभी अभी तो हाल ही में पूरा दुनिया अलग हो गया था उसके बम के कारण, और अब फिर मिलिट्री बोल रहा है और ट्रीटी भी हो चुका, मिलिट्री शब्द का भी इस्तेमाल नहीं करना है, मिलिट्री जुड़ना भी नहीं है। तो इसको डर लग गया कि फिर पूरा दुनिया एक तरफ हो जाएगा, फिर हम फंस जाएंगे। तो सर ट्रूमैन डॉक्ट्राइन का नाम फटाक से चेंज किया गया और नाम क्या रख दिया गया, मार्शल प्लान, जॉर्ज मार्शल के नाम पर रखा गया। और यूएसएसआर ने कहा कि अगर यूएस से हेल्प करेगा तो हम भी हेल्प करेंगे। इधर देखो, तो अमेरिका क्या बोल दिया ग्रीस को, हम मदद करेगा। ग्रीस बोला मदद नहीं चाहिए, बोला करेगा मदद, तुमको जरूरत है समझ में आ रहा है, तुमको जरूरत है, वो बोला हमको जरूरत नहीं है भाई जरूरत तुमको। अब सर जैसे ही बोला कि मदद करेगा, तो रसिया भी बोला जब तुम मदद करेगा तो हम भी मदद करेगा। अच्छा आप मुझे बताइए कौन सा मदद चल रहा है, आपको पता है? दोनों तरफ क्या डोमिनेंस ही नहीं चल रहा है कि एक का डोमिनेंस है, तो यहाँ क्या लड़ाई हो रहा है क्या? नहीं, लेकिन फिर भी आइडियोलॉजिकली लड़ाई तो चल रहा है। एक कोल्ड वार है कि वर्ल्ड वार? कोल्ड वार है। यही शांति वाला होता है
कि हम लड़ नहीं रहे हैं, लेकिन नहीं होता दो पार्टी जब आपस में लड़ता है इलेक्शन वाला, अब वहां पर जाकर कोई न्योता दिया 501 तो फलना चिल्ला पार्टी का 1001 कर, अब उनका पैसा मत लिए दोबारा दिया था, अब वो फोन पे वहां से डायरेक्शन दे रहा है, वो फोन पे वहां पर डायरेक्शन दे रहा है, लड़ाई दोनों के बीच में हो रहा है नहीं, लेकिन आइडियोलॉजिकली वार हो रहा है पूरा। अगर उनका ले लग कांड तो समझिए तो अगर हम छिपा धोए ना है, अलग अलग कांड चल रहा है। अब इस तरीके का जो है इधर अभी आपको फाइनली क्या देखने को मिलेगा कि अगर डिप्लोमेटिकली देखोगे तो रसिया जीत रहा है कि अमेरिका जीत रहा है? रसिया ही जीता, क्योंकि ग्रीस के लोगों ने खुद बोला कि हमको मदद नहीं चाहिए, अमेरिका बोला तुमको मदद की सख्त जरूरत है। फाइनली रसिया का एक वर्चस्व ग्रीस में आ गया। क्या सुन पा रहे हैं? तो कोल्ड वॉर 1 में पहला कंट्री में विक्ट्री लगभग किसका बराबर, किसका ज्यादा हुआ? रसिया का। तो अब हम कम्युनिस्ट की तरफ ज्यादा बढ़ रहे हैं कि कैपिटलिस्ट की तरफ? कम्युनिस्ट की तरफ। और इसी बीच में एक और नया देश टर्की, क्या सुन पा रहे हैं? टर्की। टर्की में भी कांड चल रहा है। तो टर्की में दो चीज हुआ, रसिया गया टर्की के पास और वो बोला, ध्यान से समझना, मैथ समझोगे और आसान हो जाएगा, वो बोला जाके कि हमको रास्ता चाहिए, हमको बस रास्ता दे दो, क्योंकि हमारे पास रास्ता नहीं है। ध्यान से देखना समझना, अगर ये वर्ल्ड मैप है, दिख रहा है क्या? तो बोला कि हमको रास्ता चाहिए, पक्का? अब दिख रहा है? तो रास्ता चाहिए, तो कैसे रास्ता चाहिए? ध्यान से समझना। तो रास्ता चाहने के लिए बोला कि अगर हम यहां पे, इधर देखो पूरा है यहां पे, तो हमारे पास ना इधर आने के लिए रास्ता नहीं, क्योंकि हम इधर देखो पूरा लॉक्ड है। इधर यहां टर्की दिख रहा है आपको? टर्की, अरे भाई टर्की नहीं है ये, टर्की है, दिख रहा है पहले? इधर देखिए, अब ये टर्की दिख रहा है। तो यहां से बोला कि हमको थोड़ा सा रास्ता दे दोगे अगर इसमें, तो हम मेडिटेरेनियन सी में आ जाएंगे। क्या सुन पा रहे हो? सिर्फ हमको इतना सा रास्ता दे दो, मेडिटेरेनियन सी में आ गया तो हम आराम से यहां पर फिर अटलांटिक में आ जाएंगे। क्या सुन पा रहे हो? क्योंकि हमारा पूरा का पूरा व्यापार इधर से होके आना होता है, तो अगर हमको थोड़ा रास्ता दे दोगे तो हमारा इधर बिजनेस भी शुरू हो जाएगा। रसिया का यहाँ कोई नियत खराब नहीं था, ध्यान समझ पा रहे हो? वो बस एक रास्ता चाहता था ताकि रसिया को साउथ से भी थोड़ा रास्ता मिल जाए। कुछ बुझा रहा है? अब ये जो रास्ता जैसे ही मांगा, तो आप मुझे बताओ किससे मांगा होगा? टर्की से मांगा। अब टर्की से मांगते मांगते दो चीजें हुई। सबसे पहले कौन चिल्लाते हुए आएगा? अमेरिका। अरे मत दिए रास्ता रे। ध्यान समझना कि रास्ता जैसी दोगे तो बोट में गन लेके आएगा, और उस डिप्लोमेसी का नाम हो जाएगा गन बोट डिप्लोमेसी। रास्ता मांग रहा है बोट के लिए, लेकिन लेके क्या आएगा? गन। तो सर नाम दे देगा एक गन बोट डिप्लोमेसी। इधर देखो, अमेरिका दौड़ के आया और बोल रहा है कि भाई तुम खतरे में हो। बोला कहां खतरे में? तो खतरे में हो। टर्की का लोग बोला भाई हम ठीक है, सही सलामत है, एकदम फर्स्ट क्लास। अब सर बेकार लग गया अमेरिका को ये बात। भाई बड़े आदमी को बुरा भी तो जो बहुत जल्दी लग जाता है, समझ में आ रहा है? जो एस्टेब्लिश पावर उसको खिस बहुत आएगा, बुरा बहुत लगेगा। तो सर बुरा बहुत लगा और वापस फाइनली टर्की मान गया रसिया को रास्ता देने के लिए। अब आप मुझे बताओ फिर से डिप्लोमेटिकली कौन जीता? कम्युनिस्ट के कैपिटलिस्ट? कम्युनिस्ट। अब सबसे ज्यादा मिर्च और धुआं कहां कहां से निकल रहा है अमेरिका का कोई आइडिया नहीं है आपको। अमेरिका परेशान है कि भाई रसिया यार बढ़ता ही चले जा रहा है। इधर देखो चाइना पे कंट्रोल हो गया, टर्की पे कंट्रोल हो गया, अरे डायरेक्टली इनडायरेक्टली तो हो ही गया, बात उसी का माना। ग्रीस पे कंट्रोल हो ही गया है, अब आगे चल के धीरे धीरे और भी जगह पे कंट्रोल हो जाएगा, परेशान हो जाएगा। अब यहां जरा ध्यान से देखो, ये दिख रहा है गन बोट डिप्लोमेसी। मतलब रसिया जो है कहीं बोट पे गन न लाए आफ्टर एक्सेस टू मेडिटेरेनियन सी, एंड दैट इज रसिया भी कहीं ना कहीं ये जानता था कि ऐसा कहीं तुमको कब, मतलब अमेरिका जानबूझ के बात बोल रहा था, लेकिन फाइनली टर्की के लोग बोले ऐसा कुछ नहीं है, बस मामला ठीक ठाक है। तो सर दबदबा किसका ज्यादा बढ़ रहा है, रसिया का कि अमेरिका का? जब देखा कि अब हमारा दाल नहीं गलेगा तो कह रहे अब नाटो बनाओ, नाटो तो हम भी मदद करेंगे। तो 1949 में नाटो बनाया, और नाटो का फुल फॉर्म रटने की कोई जरूरत है नहीं, मैंने पहले बोला। अटलांटिक ओशन है तो नॉर्थ अटलांटिक के आसपास जितना भी देश है उसके साथ मिलकर संगठन बना दिया, नाम रख दिया नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। अब आप मुझे बताओ ये मदद करने के लिए बनाया था क्या? बोला तो मदद ही करने के लिए था, लेकिन मकसद इसका क्या था कि हम जब मेरे साथ मिलेगा तो कैपिटलिस्ट उतने सारे लोग हो जाएंगे ना। अरे भाई चाहते नहीं चाहते हुए ग्रुप में अगर जुड़ गए तो कैपिटलिस्ट हो गए कि नहीं हो गए? तो सर वो सिर्फ बस ये चाहता था कि हमारा नाटो बने। और इधर देखो सिर्फ नाटो ही नहीं बनाया, उसके बाद बोला सियाटो भी बनाएंगे। इधर ध्यान समझना, तो साउथ ईस्ट एशिया वाले रीजन में भी बहुत सारे लोगों को मिलाना शुरू किया। ध्यान से समझना, यानी कि इधर इधर एक बना दिया नाटो, देखो कैसे रसिया को घेर रहा है। एक बना दिया सियाटो, साउथ ईस्ट एशिया वाला, ध्यान से समझना। फिर बनाया एंजूस
ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूएस, फिर यहां पे भी बनाया, सुन पा रहे हो, और फिर यहां पे भी बना दिया नॉर्थ ईस्ट एशिया पे। लॉजिक क्या है, ये रसिया और चाइना दोनों को घेरना चाहता है ताकि कम्युनिज्म स्प्रेड ना हो, समझ में आ रहा है, और दबदबा बनाना चाहता है। तो जैसे ही नाटो बनाया तो रसिया बनाया वार्सो, कुछ बुझा रहा है, तो रसिया वार्सो पैक्ट बनाया। हालांकि रसिया वार्सो पैक्ट के बाद कुछ ही समय बाद वो बनाना छोड़ दिया और बोला कि ये सब बेकार का धंधा है, कोई ऐसा काम नहीं है, वो बोला हम अपने काम पे फोकस करेंगे। इधर तो हम वार्सो पैक्ट वगैरह भी बाद में कैंसिल कर देगा। इधर देखो, अमेरिका इसी नाटो के तहत पाकिस्तान को शामिल कर लेगा। इंडिया के पास भी आया था कि नहीं, वो तो नाटो का कार्ड रख लीजिए। इंडिया बोला वो कार्ड वाला नहीं, यहाँ हम लेते होते नहीं है, कुछ नहीं करते हैं। लेकिन फिर बोला कि कार्ड नहीं तो बस देख लीजिए, खाली कार्ड खखोर के रख लीजिए। समझिए, अमेरिका बहुत दबाव बनाया, रसिया ने भी दबाव बनाया, लेकिन दोनों में फर्क ये था, अमेरिका हमेशा आपको नौकर की तरह रखेगा, पैसा देगा, लेकिन वही अमेरिका विल ऑलवेज ट्रीट यू लाइक ए सर्वेंट। हम रसिया के इसलिए क्यों दोस्त थोड़े हो गए, नहीं चाहते हुए भी पूरा जनरेशन ये जानता है कि रसिया हमारा ठीक दोस्त है। जो जनरेशन में पैदा हो रहा है वो भी, जो पैदा हो चुका है वो भी जानता है कि रसिया हमारा दोस्त है। आखिर हर देश का एक साइकोलॉजिकल माइंडसेट गवर्नमेंट तो स्प्रेड करेगा ना, क्योंकि रसिया हमको एक दोस्त की तरह ट्रीटमेंट करता है, अमेरिका नौकर की तरह ट्रीटमेंट करता है। तो हम इसलिए अमेरिका को सपोर्ट ऐसे भी नहीं कर सकते थे, और इसलिए जवाहरलाल नेहरू ने बोला न तेरा न मेरा, न रसिया न यूएसए, हम एक नया देते हैं आज से सिद्धांत, और वो क्या होगा, नाम होगा, नाम, नॉन अलाइंड मूवमेंट। किसी से नहीं जुड़ेंगे, ना तेरे से न तेरे से, रसिया बोला हमसे भी नहीं, बोला नहीं आपसे भी जुड़ेंगे, अमेरिका बोला मेरे आपसे भी जुड़ेंगे, लेकिन किसी से नहीं जुड़ेंगे। कहीं कह रहे हम इंडिया वाला काले क्या है, कौन मुर्गा, कि तेरे से भी जुड़ेंगे, तेरे से भी जुड़ेंगे, लेकिन किसी से भी नहीं जुड़ेंगे। अब सर अमेरिका को ये समझ में आया नहीं, तो बाद में बोला भाई समझाते हैं। तो बोला कि देख भाई, जब हमको कुछ चीज का जरूरत पड़ेगा तो तुमको बुला लेंगे, जब उसको जरूरत पड़ेगा उसको बुला लेंगे, जब किसी को जरूरत पड़ेगा किसको नहीं बुलाएंगे। यूएस से बोला कि अच्छा गोली दे रहा है। नॉन अलाइन मूवमेंट इतना पॉपुलर हो गया कि हम किसी के साथ भी जुड़ेंगे नहीं, हमारा अपना एक पहचान रहेगा, अपनी आइडेंटिटी रहेगी, और नॉन अलाइन मूवमेंट को लगभग सब लोग फॉलो करने लग गए। और इंडिया ने एक नया मुहिम छोड़ दिया नॉन अलाइन मूवमेंट का, जो इतना पॉपुलर हो गया कि सारा देश नॉन अलाइन मूवमेंट से जुड़ना चाहता था। क्या सुन पा रहे हैं? तो हमने बड़ा कांड किया। इधर देखो, तो नहीं चाहते हुए भी इंडिया थोड़ा बहुत रसिया की तरफ झुकाव रखता है। अरे थोड़ा बहुत हम उसकी तरफ रखते कि नहीं रखते हैं? तो मुझे बताओ, यहां पे भी रसिया डोमिनेंट हुआ कि यूएसए? रसिया। तो रसिया का दबदबा जो है बढ़ रहा है कि घट रहा है? और कोल्ड वार में रसिया का दबदबा इतना ज्यादा बढ़ गया कि अमेरिका को बर्दाश्त ही नहीं हो रहा है। और अमेरिका को जब बर्दाश्त नहीं हो रहा है तो क्या आपको नहीं लगता दो तरीका है कि बगल का पड़ोसी हर दिन यार गाड़ी लेके आ रहा है नया नया, आपसे रहा नहीं गया, एक हाथ में पत्थर एक हाथ में ईटा लेके घूम रहे हैं आप, एक आगे का शीशा एक पीछे का शीशा हर दिन फोड़ रहे हैं। तो सर सीधा कि ऐसे मानेगा नहीं, तो अमेरिका ने बोला कि उसका घर ही तोड़ दो। क्योंकि जब इंसान कोई बहुत आगे बढ़ता है तो फिल्म में क्या दिखाया जाता है, तुम्हारे बेटा को किडनैप किया है, तुम्हारी माई हमारे पास है, तुम्हारा बेटी हमारे पास है। जब वो हारने लगता है तो क्या करेगा? किडनैप करना शुरू करेगा। तो सिंपल क्या सोचा है कि भैया इसके घर तोड़ो ऑटोमेटिक नॉर्मल हो जाएगा। इसीलिए मोदी जी क्यों, उसके बाद मोदी जी जब आगे बढ़े होंगे पॉलिटिक्स में, उनको लगा होगा घर पे वार होगा तो घर से रिलेशन ही हटा लिया कि जाओ मतलब ही नहीं है हमको, जब मतलब नहीं है आप कुछ भी वार करोगे क्या होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अटली सेम सोचे, इतना बड़ा लड़ाई है, लड़ेंगे सब, पूरा फैमिली बर्बाद होगा, हमारा फैमिली साइड रख दो, शादी नहीं करेंगे, लो अब काम करो। तो लॉजिक क्या है कि नॉन अलाइन मूवमेंट जो है वो तो ठीक है अपने जगह पे है, लेकिन इंडिया और ये सारे लोग एक तरह से बहुत ढंग से काम किए, जिसमें कि रसिया ये जानता था इस बात को कि अमेरिका को अगर हराना है, ध्यान से समझना, तो आइडियोलॉजिकली उस पर खूब प्रेशर करना होगा। और अमेरिका जानता था कि रसिया को हराना है तब मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है सिवाय उसका घर तोड़ने का। क्योंकि जैसे ही देखो भैया, बड़े बड़े लोग घर में फंस जाते हैं, बड़ा बड़ा महान काम करने वाले लोग ना घर में आलू प्याज में फंस जाता है, उसके बाद वहां से निकलता नहीं है, और बाद में जीवन में बोलते रहता है हमारा जन्म तक कुछ बड़का करेला भेरेला, लेकिन प्याज छीलता नहीं है भैया। क्यों निकल नहीं पाता है वो? कुछ लोग इसीलिए जो निकल जाते हैं वो सक्सेसफुल हो जाते हैं। तो लॉजिक क्या है, ध्यान से समझो। लॉजिक ये है कि उसके बाद अमेरिका कहीं ना कहीं रसिया को तोड़ने के लिए अलग अलग साजिश रचने लगा, और 1991 में वो बहुत हद तक नहीं पूरी तरह से सक्सेसफुल हो गया। यार देखो,
कुछ दिख रहा है यहाँ पे। नाटो बना 1949 में। अब नाटो जैसे 1949 में बना, तो नाटो के नीचे देखो बहुत सारे कंट्री आपको दिख रहे हैं, नहीं दिख रहे हैं? तो नाटो दिख रहे होंगे, अरे हाँ ना तो बोलो कुछ भी। तो नाटो देखो 1951 में इस नाटो के तहत यूएस और जापान का एक ट्रीटी बना, ट्रीटी ऑफ सैन फ्रांसिस्को। उसी के बाद फिर 1954 में सियाटो बना, जो सब नाटो के अंदर ही है। दिमाग क्या लगा रहा है, नाटो बना दिया, नाटो के अंदर जो जो देश है वो देश को अलग अलग उस एरिया के हिसाब से दे दिया। तो साउथ ईस्ट एशिया ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। 1954 में फिर साउथ कोरिया म्यूचुअल डिफेंस ट्रीटी, पूरा घेरने का कोशिश है। उसके बाद सेंटो बना दिया, सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद बना दिया एनजूस, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड एंड यूएसए। ये क्या कर रहा है इधर देखो, 1951 से 57 तक पूरी तरीके से पहले रसिया को घेरा कि चारों तरफ से पहले घेरो और चाइना को भी स्प्रेड मत होने दो। इधर देखो 1949 में ही नाटो क्यों बनाया, क्योंकि चाइना का सिविल वार 1949 में खत्म हुआ और चाइना पूरी तरीके से आजाद 1949 में हुआ। और अमेरिका को अब डर था कि चाइना अब हम पे काउंटर अटैक करेगा रसिया के साथ मिलकर, इसलिए पहले नाटो बनाकर पहले एक प्रेशर क्रिएट करो ताकि ये काम ना हो। कुछ बुझा रहा है? और यही काम आगे बढ़ते बढ़ते फिर जाएंगे तो धीरे धीरे रसिया का आपको मिलेगा। इसमें एक पॉइंट है जिसका नाम है डोमिनो इफेक्ट। दिख रहा है? जगह रहो, जोर से बोलो, डोमिनो इफेक्ट। इफ वन कंट्री बिकम्स कम्युनिस्ट, इधर ध्यान समझना, देन इट विल स्प्रेड कम्युनिज्म। डोमिनो का ये इफेक्ट है कि अगर हम कम्युनिस्ट बने तो हम सबको क्या बनाएंगे, कम्युनिस्ट। बात खत्म। तो सर ये सबका नियम है। अब इधर रेड स्टार, जितना भी कम्युनिस्ट का झंडा होता है लाल सितारा उस पर होगा हमेशा। हर कम्युनिस्ट लाल सलाम से लेकर जितना है सब पे लाल और सितारा होगा। ये कम्युनिस्ट का सबसे बड़ा एजेंडा है, ठीक है। तो बेसिकली मींस कम्युनिस्ट बिकॉज फ्लैग ऑफ कम्युनिस्ट और जनरली रेड, इसलिए उसको रेड भी बोलते हैं। यहां तक क्लियर है? जोर से बोलो। तो सर यहां तक जो है चाइना का राइज और हम जा चुके, अब यहीं तक रखते हैं, फिर कल कंटिन्यू करेंगे। क्लियर है? कल से हम चाइना का स्टोरी आगे बढ़ा सकते हैं। तो ओवरऑल जो हम पढ़े हैं वो यहाँ देखो चाइना का है, चाइना का स्टोरी आगे है। तो वर्ल्ड वार 1, वर्ल्ड वार 2, मैं लास्ट बार फिर से रिपीट कर देना हूं आपके सुविधा के लिए। तो जो लोग भी है 2 मिनट थोड़ा रिलैक्स होकर सुन लीजिए, फिर आगे क्लास कंटिन्यू कल करते हैं। क्या रेडी हो? तो हाथ तो फ्री कर लो, देह फ्री कर लो, जमाने में ले लो थोड़ा, ठीक है। उसको आए हुई चाय चुई जो भी है कर लो। लास्ट के 2 मिनट सुन लो भैया। इतना बोलने के बाद अगर समझ में आ जाए, देखो मैं अपना काम पूरी ईमानदारी से करूंगा, आप करो ना करो, आए नहीं आए कोई फर्क नहीं पड़ता, एक है दो है उससे फर्क नहीं पड़ता, ईमानदारी से काम करो। आप अपना ईमानदारी से काम करते चलो, बाकी भैया छोड़ दो सब किसी पे। तो सर ओवरऑल क्या है, देखो इधर हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, टाइमलाइन पढ़ा। टाइमलाइन के आगे बढ़ते बढ़ते डायस्पोरा जितना भी ज्वाइंट नेवल एक्सरसाइज, पेट्रोलिंग, हाइफनेशन, डेफिनेशन, न्यूक्लियर वेपन, ये सारा पूरा डिटेल में हमने पढ़ा। आगे हमने यूरोप का पढ़ा, यूरोप में हमने चर्च का पढ़ा, चर्च का कैसे हुआ, उसको 1453 कॉन्स्टेंटिनोपल पे कब्जा, ज्योग्राफिकल डिस्कवरी के कारण लोगों में होना कि चर्च बेकार है, झूठ बोल रहा है। आगे चलकर ये धीरे धीरे कन्वर्ट हो जाएगा सिविल वार में और पीस ऑफ वेस्टफेलिया 1648 में साइन होगा और सिविल वार हो जाएगा खत्म। अब यहां से राजा अलग, राजा इनोवेशंस करना शुरू करेगा, फिर इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशंस वगैरह हो जाएंगे। तो वो सब कोलोनाइजेशन इंपीरियलिज्म का काम करेगा। फिर जर्मनी आया बीच में, जर्मनी का यूनिफिकेशन होगा और जर्मनी बनते ही ऑटो वन बिस्मार्क ने भयंकर फ्रांस पे अटैक कर फ्रांस को अपने पक्ष में, मतलब फ्रांस के एरिया एल्जेक लोरेंट को कैप्चर कर लेगा और वहां से फिर फ्रांस अलायंस बनाना शुरू करेगा। तब तक जर्मनी भी ऑस्ट्रिया हंगरी के साथ अलायंस बनाएगा और उसके बाद फिर इटली भी उसको ज्वाइन कर लेगा 1882 में। क्लियर है? अब 1882 का काउंटर अटैक करने के लिए 1879 के आसपास फिर से फ्रांस भी मिल जाएगा। फिर फाइनली 1907 तक आते आते 2 तरीके के अलायंस हो जाएंगे, एक तरफ ब्रिटेन, फ्रांस और कौन, रसिया, और उसके बाद एक तरफ दूसरी तरफ कौन हो जाएगा, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी, इटली। यहां तक क्लियर है? अब जब 1914 में जब ये सुपारी देकर मरवा दिया जाएगा फर्दिनंद को, तब यहां पे ऑस्ट्रिया अटैक करेगा बाल्कन्स कंट्री पे, और बाल्कन्स चूंकि किसके कब्जे में है, रसिया के कब्जे में, तो रसिया के कब्जे में है तो रसिया बचाने उधर से आएगा, तो रसिया के साथ साथ ब्रिटेन, फ्रांस आएंगे, इधर से जर्मनी आएगा। वर्ल्ड वार 1 शुरू होगा। वर्ल्ड वार 1 शुरू होने के बाद शुरुआत में तो जीतता रहेगा, लेकिन 1917 में एंट्री ऑफ यूएसए पूरा गेम चेंजर रह जाएगा और बीच में इटली का धोखेबाजी करना भी घातक साबित हो जाएगा। किसके लिए? जर्मनी के लिए। उसके बाद ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स साइन होगा जो बहुत ही बैकफुट पे धकेल देगा जर्मनी को। इटली और जापान उसमें बहुत ही निराशा उनको मिलेगा और वो फिर मिलकर वर्ल्ड वार 2 लड़ेंगे। और वर्ल्ड वार 2 के बाद 2 चीज तरह होगा जापान पे बम गिरने के बाद, एक रसिया, एक यूएसए। क्या सुन पा रहे हो? और एक तरफ रसिया जो है अपना कम्युनिस्ट के बिहाइंड पे चलना लगेगा और जापान और यूएसए किस पे चलेगा, कैपिटलिस्ट पे। धीरे धीरे हमने देखा कि ग्रीस के अंदर भी रसिया का दबदबा रहा है या अमेरिका का, रसिया का। उसके बाद हमने अगर बोले कि टर्की के अंदर किसका दबदबा रहा, रसिया का। तो ओवरऑल कोल्ड वार में कोई अगर सबसे ज्यादा जीत रहा है तो कौन जीत रहा है,
रसिया जीत रहा है, फिर अमेरिका काउंटर करने के लिए नाटो बनाएगा, सियाटो बनाएगा ताकि काउंटर कर सके। फाइनली 1991 तक आते आते रसिया टूट जाएगा। फिर इसके आगे की कहानी कल कंप्लीट करते हैं, कल करेंगे, ठीक है। तो आपको रिवाइज कर लेना है, दिमाग में जो चीजें आए उसको लिख लेना है जब क्लास के बाद, ठीक है ना। बाकी मर्जी आपकी है।